मंडोला ने होटल के पिछले हिस्से में पहुंचकर एक जगह छुपकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। कोई हसीन औरत या खूबरू मर्द किसी कुत्ते के साथ दिखाई नहीं दिए। ज़रा फासले पर चंद टैक्सियां खड़ी हुई थीं। वो तेज़ी से चलता हुआ और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए बोला, अल जजीरा चलो। टैक्सी चल पड़ी। होटल के अहाते से बाहर शाहराह पर आकर रफ्तार बढ़ गई। वो ड्राइवर से बोला, यहाँ कोई फ़्लाइंग क्लब हो तो वहाँ ले चलो। ड्राइवर ने मुकामी ज़ुबान में पूछा, फ़्लाइंग क्लब? हाँ, क्या तुम अंग्रेज़ी नहीं जानते हो? मंडोला ने मुकामी ज़ुबान में सवाल किया था। वो बोला, काम की बातें जानता हूँ, जैसे कम, सिट, वेयर टू गो और थैंक यू जैसी अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ। उसी वक्त मोबाइल फ़ोन ने मुखातिब किया। उसने बटन दबाकर कहा, हेलो, मैं हादी मुनीर बोल रहा हूँ। अली ने पूछा, कब तक खुद को हादी मुनीर कहोगे? अभी तक हम अपनी रिहाइशगाह की चार दीवारी में हैं। अगर कुत्ते को साथ लेकर निकलें तो ये हमें सीधा तुम्हारे पास पहुँचाएगा। क्या इस वक्त भी तुम खुद को हादी मुनीर कहोगे? प्लीज़ ऐसी बातें ना करो, मैं सच्चे दिल से दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हारे फ़ोन से तेज़ हवा की साएँ और कई गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। इसका मतलब है तुमने बड़ी उजलत में होटल छोड़ दिया और किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो। हाँ, मौत और बदनसीबी से पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं होता, फिर भी आदमी कोशिश करता है कि शामत आने से पहले दूर निकल जाए। ऐसा कहते उसने बेख्तियार सांस रोक ली। फिर कहा, अपनी साथी को मना करो, वो अभी मेरे दिमाग में आना चाहती थी। तुम कुछ ज़्यादा ही घबरा रहे हो। मेरी साथी कैसे ख्याल ख्वानी कर सकती है? वो थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में डूब गई है, मेरे सामने सो रही है। टैक्सी एक जगह सड़क के किनारे रुक गई। ड्राइवर ने पलटकर खालिश अमेरिकन लहजे में कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में आना चाहता था मगर तुमने सांस रोक ली। उधर अली ने हैरानी से फ़ोन पर सुना। कोई कह रहा था कि वो हादी मुनीर के दिमाग में आना चाहते हैं। क्या और कोई ख्याल ख्वानी करने वाला टकरा गया? इस हैरानकुन सवाल का जवाब न मिल सका क्योंकि सवाल करने का मौका न मिला। इधर मंडोला ने फ़ोन को ऑफ करके हैरानी से ड्राइवर को देखकर पूछा, अभी तुम कह रहे थे अंग्रेज़ी नहीं जानते, अब ख्याल ख्वानी भी जानते हो? तुम कौन हो? जवाब मिला तुम्हारे सामने, एक मुकामी ड्राइवर बैठा हुआ है। ये वाकई अंग्रेज़ी नहीं जानता है, मैं इसकी ज़ुबान से बोल रहा हूँ। तुमने सांस रोककर अपने चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी है कि तुम्हारे दिमाग में कोई आती है या आने की कोशिश करती है। दरअसल मैं उसी की तलाश में काहिरा आया हूँ। मंडोला ने कहा, मैं नहीं जानता तुम उसे दोस्ती से तलाश करने आए हो या दुश्मनी से, लेकिन उस हसीन दोशीज़ा ने मुझे कल रात से परेशान कर रखा है। प्लीज़ मुझे फ़ौरन किसी फ़्लाइंग क्लब तक पहुँचा दो। मैं किसी तरह उसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? तुम उससे खौफजदा क्यों हो रहे हो? तुम्हें भी खौफजदा होना चाहिए क्योंकि वो फरहाद अली तैमूर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। वो ड्राइवर की ज़ुबान से बोला, फिर तो ये वही है फरहाद की होने वाली बहू। मैं उसे इस शहर से बचकर जाने नहीं दूंगा। फिर तो हमारे मकासद एक हैं। मैं भी उसे किसी तरह पकड़कर अपनी ताबेदार बनाना चाहता था, लेकिन कल रात से वो मेरे खिलाफ़ ऐसी हरकतें कर रही है कि मैं खुद को तन्हा और बेयारो मददगार समझकर यहाँ से भाग रहा हूँ। अगर तुम दोस्त बन जाओ तो हम बाजी पलट देंगे। अभी वो मुझे दौड़ा रही है, फिर हम उसे दौड़ाएंगे। मैं उसे काबू में करने के लिए अपने बदतरीन दुश्मनों से भी दोस्ती करके उनका ताउन हासिल कर सकता हूँ। और तुम कोई दुश्मन नहीं, एक अजनबी हो। पहले हमें एक दूसरे से मुतारिफ होना चाहिए। ये बताओ कि तुम कौन हो? मंडोला ने कहा, मैं बाबा साहब के दायरे में एक इंजीनियर था। कुछ अर्सा पहले पारिस वाशिंगटन गया था। वहाँ से वो एक माइक्रो फिल्म चुरा कर लाया था। पता चला उसमें ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा है। वो फिल्म मुझे दी गई ताकि मैं उसका ब्लूप्रिंट तैयार करूँ। मैंने बड़ी राजदारी से 2 ब्लूप्रिंट तैयार किए, फिर एक प्रिंट लेकर वहाँ से फ़रार हो गया। मेरा असल नाम जमशेद है। पिछले 3 माह से मैं बड़ा मुतमईन था और ट्रांसफार्मर मशीन के प्रिंट को अच्छी कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए इसराइली हुकाम से रब्ता कर रहा था। ऐसे ही वक्त वो टेलीपैथी जानने वाली मेरे पीछे पड़ गई। चूँकि मैं योगा का माहिर हूँ, इसलिए वो धमकी देती रही कि ब्लूप्रिंट उसके हवाले कर दूँ और ट्रांसफार्मर मशीन का जिक्र किसी से ना करूँ। अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले ने ड्राइवर की ज़ुबान से कहा, पारस ने वो माइक्रो फिल्म हमारे मुल्क से चुराई थी। अगर उस वक्त मुझे टेलीपैथी के इल्म आता तो मैं पारस को वाशिंगटन से वापस नहीं जाने देता। बहरहाल, क्या वो ब्लूप्रिंट तुम्हारे पास है? हाँ, मैंने उसे एक जगह छुपा रखा है। अब उस ख्याल ख्वानी करने वाली ने मुझ तक पहुंचने के लिए एक को खूंखार ब्लड हाउंड का सहारा लिया है। मेरी को उतारी हुई शर्ट उसने एक जगह से हासिल की थी। कुत्ते ने उस शर्ट से मेरी बू सूंघ ली। वो कुत्ता किसी वक्त भी आकर मुझे ज़ख्मी करेगा तो वो मेरे दिमाग में पहुंच जाएगी और मेरे चोर ख्यालात से मालूम कर लेगी कि मैंने ट्रांसफार्मर मशीन के ब्लूप्रिंट को कहाँ छुपाया है। तुम फिक्र न करो, अगर एक ही कुत्ता है तो उसे मैं दूर ही से गोली मार दूंगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैंने अपने मुतल्लिक सब कुछ बता दिया, अब तुम अपने बारे में बताओ। मैं शतरंज काल में चैम्पियन माइक हरारे हूँ। फरहाद की होने वाली बहू शीतारा को ट्रैप करने के लिए दहली से उसका ताक़ुब कर रहा हूँ। पूरे दहली शहर की नाकाबंदी के बावजूद पारस उसे वहाँ से निकाल ले गया था। उसने कहा था कि वो हमसे इंतकाम लेने के लिए वाशिंगटन आ रही है। फिर वो सफ़र मुलतवी करके त्यारे से सिकंदरिया में उतर गई। अब तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि बाबा साहब के दायरे से पारस को हदायत की गई होगी कि मशीन का ब्लूप्रिंट हासिल करने के लिए वो शीतारा के साथ सिकंदरिया से काहिर आ जाए।
दाऊद मंडोला ज़ेरे लब मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो कल रात से शीतारा और पारस मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे यह खुशी हासिल हो रही है कि एक ऐसे आलमी चैंपियन से दोस्ती हो रही है जो टेलीपैथी भी जानता है। क्या हमारी मुलाकात कहीं हो सकती है? मुलाकात हमेशा मेरी डमी से होगी, क्योंकि मैं वॉशिंगटन में हूँ और यहाँ ख्याल ख्वानी के जरिए शीतारा और पारस को तलाश करता फिर रहा हूँ। फिर उस ड्राइवर ने अचानक ही लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर रखकर कहा, अब मैं तुम्हारे जरिए शीतारा और पारस तक पहुँच जाऊँगा। वह बू सूंघने वाले कुत्ते के साथ यहाँ आएंगे तो बू के जरिए तुम्हें पहचान लेंगे, मगर ये नहीं जान सकेंगे कि इस टैक्सी ड्राइवर के अंदर माइक हरारे छुपा हुआ है। मंडोला पर नई मुसीबत आ गई। उसने परेशान होकर कहा, तुम अभी दोस्त बन रहे थे, अब ये दुश्मनी क्यों कर रहे हो? मैं शातिर हूँ, शतरंज का खिलाड़ी हूँ, फजूल मोहरों को बिसात पर रहने नहीं देता। मैं तुम्हें कुत्ते के आगे चारा बनाऊंगा तो मेरे दोनों शिकार मेरी गिरफ्त में आ जाएंगे। इस रिवॉल्वर की एक गोली तुम्हें जख्मी करने के लिए है, दूसरी शीतारा को और तीसरी पारस को जख्मी करेगी। यूं मैं तुम तीनों के अंदर पहुंचूंगा और कुत्ते को गोली मार दूंगा। इसके बाद तुमसे मशीन का ब्लूप्रिंट हासिल करूंगा और उन दोनों को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर वॉशिंगटन बुला लूंगा। मंडोला बुरी तरह फंस गया था। किसी वक्त भी रिवॉल्वर से चलने वाली गोली उसे जख्मी करती तो शतरंज के आलमी चैंपियन को मशीन का ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि इसराइल की बादशाहत मिल जाती। वो यहूदी तंजीम की जड़ों में पहुंच जाता। फिर ये कि कुत्ते को भूखे पीछे लाने वाली शीतारा और पारस नहीं थे, सानी और अली थे, और वो भी आलमी चैंपियन के हाथों जख्मी होने वाले थे। फिर इस टैक्सी के पीछे कोई 20 गज के फासले पर एक कार आकर रुकी। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुत्ता बू सूंघता हुआ सानी और अली को वहां ले आया था। कुत्ते के भौंकने पर ड्राइवर ने मंडोला के पीछे ज़रा सर उठाकर देखना चाहा कि कुत्ता कितने फासले पर है। बस एक नज़र चूकते ही मंडोला ने पास रखी हुई छोटी सी अटैची को बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर पर फेंका। रिवॉल्वर से गोली चली, मगर ऐसे में निशाने से गोली बहकर दूसरी सीट की पुश्त पर लगी। मंडोला दरवाज़ा खोलता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सड़क पर भागने लगा। उसके पास भी रिवॉल्वर था, मगर वो कोट और शर्ट के अंदर छुपा हुआ था। वो भागने के दौरान कोट और शर्ट के बटन खोल रहा था। उसके अब 2 दुश्मन हो गए थे, एक ड्राइवर और दूसरा कुत्ता, और वो कुत्ता कार की पिछली सीट से निकलकर उसकी तरफ दौड़ता रहा था। उधर ड्राइवर निशाना खता होने के बाद टैक्सी की अगली सीट से निकला। वह दूसरी बार ठीक निशाना लगाकर मंडोला को गोली मार सकता था, लेकिन अब मंडोला से ज़्यादा उसके लिए सानी और अली ज़रूरी थे, क्योंकि माइक हरारे उन्हें शीतारा और पारस समझ रहा था। फिर यह कि मंडोला वैसे ही कुत्ते के हमले से जख्मी होने वाला था। ठाएँ से गोली चलने की आवाज़ आई। दौड़ने वाला कुत्ता गोली खाते ही कई फुट ज़मीन से उछलकर ज़मीन पर गिरा। उधर ड्राइवर ने दोनों हाथों से रिवॉल्वर को थामकर सही निशाना लेते हुए गोली चलाई। अली की हलक से चीख निकली। वो भी दौड़ने के दौरान लड़खड़ाकर बीच सड़क पर गिर पड़ा। सानी अली के पीछे थी। दोनों ही कुत्ते के पीछे मंडोला को काबू में करने के लिए दौड़ लगा रहे थे। ड्राइवर ने फिर एक बार निशाना लेकर गोली चलाई। निशाना पक्का था। सानी की हलक से भी चीख निकली। वो भी लड़खड़ाती हुई अली पर गिर पड़ी। फिर वो दोनों वहां से उठ ना सके। माइक हरारे ने फातिहाना अंदाज में कहका लगाया। फिर सानी और अली को शीतारा और पारस समझकर उनके दिमागों में झांकने लगा। वो ब्लड हाउंड जो दाऊद मंडोला की बू सूंघता आया था और जो तमाम तर खूंखारी के साथ उन पर लपकने ही वाला था, वो एक गोली चलते ही दौड़ते दौड़ते उछल कर गिरा था। फिर अपने लहू में लौटपौट होकर ठंडा पड़ गया। उस कुत्ते के पीछे 2 शिकारी आ रहे थे। उनमें से एक अली था और दूसरी सानी, और मंडोला उन्हीं से जान छुड़ा रहा था। उसने एक बार दौड़ते दौड़ते पलटकर रिवॉल्वर से फायर करके कुत्ते को तो मार डाला था, लेकिन अली और सानी पर फायर करने के लिए दौड़ने के दौरान नहीं रुक सकता था, क्योंकि वहाँ मंडोला का एक और दुश्मन पैदा हो गया था, और इसी दुश्मन ने मंडोला पर एक नाकाम फायर भी किया था। उसके मुकद्दर में अभी जीना था, इसलिए वो जान बचाकर भाग रहा था। वो फायर करने वाला नया दुश्मन शतरंज का आलमी चैंपियन माइक हरारे था। वो खुद मौजूद नहीं था। मंडोला जिस टैक्सी में बैठकर फरार होना चाहता था, उस टैक्सी के ड्राइवर के अंदर रहकर मालूम कर चुका था कि एक टेलीपैथी जानने वाली उस शख्स मंडोला का पीछा कर रही है, जो टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा है। वो आलमी चैंपियन माइक हरारे दरअसल सिकंदरिया से शीतारा को तलाश करता आया था। उसे यकीन था कि वो शीतारा के साथ पारस को भी काबू में करके दोनों को अपना ताबेदार बना सकेगा। इसलिए पिछली सीट पर बैठे हुए मंडोला से पूछा था कि वो कौन है। जवाब में उसने कहा था कि उसका नाम जमशेद है और वह बाबा साहब के इदारे से ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा चुरा कर लाया है। वो दोनों गोली खाकर गिर पड़े। इस दौरान इस मसरूफ़ शाहराह पर भगदड़ होने लगी। औरतें चीखती हुई अपने बच्चों को उठाकर या खींच कर मकानों के अंदर जा रही थी, ताकि होने वाली फायरिंग से महफूज रहें। मर्द भी पनाह ढूंढ रहे थे। दुकानों के शटर ऊपर से नीचे आ रहे थे, और वो टैक्सी ड्राइवर जो गोलियां चला रहा था अब हक्का बक्का सा रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने एक हसीना और नौजवान पर क्यों गोलियां चलाई हैं। माइक हरारे उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर अपनी दानिस्त में शीतारा के अंदर पहुंच गया था, और अब उसके ख्यालात पड़ रहा था। वह ज़ख्म की तकलीफ से करा रही थी। उसकी सोच कह रही थी कि ये क्या हो गया। वो टेलीपैथी चाहने वाला दुश्मन कुत्ते को गोली मारकर भाग गया है।
मगर इस टैक्सी ड्राइवर ने हमें क्यों गोली मारी है? अब वो ड्राइवर अपनी टैक्सी स्टार्ट करके वहाँ से फरार हो रहा था। वो बोल रही थी, अली ये क्या मामला है? जब इस ड्राइवर को गोली मारना ही था तो फिर वो क्यों भाग गया? अली ने तकलीफ से कराते हुए कहा, ये तो देखो कि ब्लड हाउंड को गोली मारने वाला भी फरार हो गया। ब्लड हाउंड उसके पीछे था। इसका मतलब है वही टेलीपैथी जानता है जिसे हम अपने काबू में करना चाहते थे। उन ख्यालात के पढ़ने और उनकी बातें सुनने वाला माइक हरारे अली का नाम सुनकर चौंक गया। वो तो समझ रहा था कि शी-तारा के साथ पारस होगा। उसने फ़ौरन ही शी-तारा के चोर ख्यालात पढ़े तो पता चला वो शी-तारा नहीं बल्कि सानी है और अपने अली के साथ इस शाहराह पर जख्मी पड़ी है। इतनी देर में पुलिस की कई गाड़ियां आ गईं, एक एम्बुलेंस भी पहुंच गई। सानी और अली को उसमें डालकर ले जाया जा रहा था। माइक हरारे ने ऐसे मौका पर एक बाजी जीती और 2 बाजियां हार गया। उसने लाइलमी में सानी और अली को जख्मी किया था। अब उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाने वाला था। ये उसकी बहुत बड़ी जीत थी। सानी को दूसरी सोनिया की तरह खतरनाक और नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था और वो आलमी चैंपियन उसे शिकस्त दे चुका था। उसके अस्पताल पहुंचने के बाद उसे अपनी कनीज बनाने वाला था। और अली तो वो जलजला था जो कद्यावर पहाड़ों को उखाड़ फेंकना महज बच्चों का खेल समझता। इसीलिए तो उसने बच्चों के खिलौना जहाज़ों के जरिए उस अमरीकी फौजी अड्डे को तबाह कर दिया जहां ट्रांसफार्मर मशीन को छुपा कर रखा गया था। ये माइक हरारे की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो जलजला कहलाने वाले अली को कैदी बनाकर अमेरिका ले जाने वाला था। लेकिन 2 बाजियां हार गया था। एक तो ये कि शी-तारा और पारस उसके हाथ नहीं आए। दूसरा ये कि टैक्सी की पिछली सीट पर बैठने वाले ने खुद को जमशेद कहा। उसने ये बात छुपाई थी कि वो टेलीपैथी जानता है। अगर माइक हरारे को मालूम होता कि वो इतना अहम है तो उसे भी फरार होने का मौका न देता। उसे भी जख्मी करके मालूम कर लेता कि वो टेलीपैथी जानने वाला शख्स कौन है। सानी और अली भी उसे मंडोला के नाम से नहीं जानते थे, इसलिए माइक हरारे उसके चोर ख्यालात पढ़कर भी दाऊद मंडोला की असलियत तक ना पहुंच सका। दाऊद मंडोला वाकई किस्मत का धनी था। सानी और अली ने कितने ही हथकंडों से उसे काबू में करना और उसके असल रूप को देखना चाहा। आखिरी बार बू सूंघने वाले खूंखार कुत्ते के जरिए उसे ट्रैप करना चाहा, मगर वो नाकाम रहे। माइक हरारे भी उसकी शामत बनकर आ गया था, लेकिन वो भी लाइलमी में उसकी असलियत मालूम करने से महरूम रह गया। मंडोला ने उस यारा से फरार होने के दौरान एक गली में मुड़ने से पहले पलट कर देखा। वो टैक्सी ड्राइवर सानी और अली पर गोलियां चला रहा था और वो दोनों चीखें मारकर गिर पड़े थे। बस इतना ही देखकर वो फिर एक गली से दूसरी गली की तरफ भागने लगा। अगरचे उसकी बू पर लपकने वाला कुत्ता मर चुका था, सानी और अली भी निशाना बन चुके थे। अब वो कहीं से भी छुपकर उस ड्राइवर को गोली मार सकता था, लेकिन उसे मारकर कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि वह महज एक ड्राइवर, एक आलाकार था। वो उसके अंदर छुपे हुए माइक हरारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फिर ये इत्मीनान था कि माइक हरारे ने सानी और अली को जान से नहीं मारा होगा। एक टेलीपैथी जानने वाला दूसरे टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग पर कब्जा जमाने के लिए सिर्फ उसे जख्मी करता है। मंडोला ने सोच लिया था कि किसी महफूज जगह पहुंचने के बाद उस जख्मी टेलीपैथी जानने वाले के अंदर पहुंचेगा तो माइक हरारे को भी उसके कमज़ोर दिमाग में बोलते हुए सुनेगा। फिर माइक हरारे ख्याल ख्वानी करने वाली पर तनवीमी अमल करके उसे कनीज बनाना चाहेगा तो उसके अमल को नाकाम बना देगा। अब हार जीत के मैदान में 2 खिलाड़ी रह गए थे, एक दाऊद मंडोला और दूसरा माइक हरारे। वो शतरंज का खिलाड़ी हर चाल पर नज़र रखता था, लिहाजा ये बात उसके जहन में थी कि सानी को अपनी मामूला बनाने में देर करेगा तो बाबा साहब के इदारे से टेलीपैथी जाने वाली पूरी फ़ौज सानी और अली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुंच जाएगी। उसे इदारे के किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को ये बात मालूम होने से पहले ही उन दोनों को दिमागी तौर पर अपना ताबेदार बना लेना चाहिए। उन दोनों पर अमल करने के लिए लाजमी था कि उन्हें अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद पहले उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी की जाती, फिर उन्हें सोने के लिए सुकून की दवाएं दी जाती, और जब उनके कमरे में उनके बेड के आसपास कोई न रहता तभी कोई मुदाखलत किए बगैर माइक हरारे उन पर बारी बारी अमल कर सकता था। वो कभी सानी और कभी अली के अंदर जाकर देख रहा था और बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। वैसे वह अस्पताल पहुंचा दिए गए थे और उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी हो रही थी। ऐसे ही वक्त उसकी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। एक फ़ौजी जवान ने आकर इतला दी कि सुपर मास्टर ने बुलाया है। उसने सिपाही से कहा, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। सिपाही चला गया। सुपर मास्टर इसी हेडक्वार्टर में था। उसके बंगले से 10 मिनट का फासला था। उसने फ़ोन पर सुपर मास्टर से कहा, सर मैं बहुत ज़रूरी ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हूँ। आप ये खुशखबरी सुन लें कि मैंने काला कार के ज़रिए सानी और अली को ज़ख्मी कर दिया है। दोनों काहिरा के एक अस्पताल में हैं। मैं अभी उन पर तनवीमी अमल करके उन्हें अपना ताबेदार बनाने वाला हूँ। सुपर मास्टर ने खुश होकर कहा, मिस्टर हरारे, तुम ऐसी खुशखबरी सुना रहे हो कि कोई दूसरा सुनाता तो हम कभी यकीन न करते, मगर जहानत तुम पर ख़त्म है। तुम कभी नाकाम नहीं होते। मगर तुम शी-तारा को ट्रैप कर रहे थे। जी हाँ, मैं सिकंदरिया से शी-तारा का ताक़ुब करता हुआ काहिरा पहुंचा, लेकिन उसे गोली मारकर ज़ख्मी करने के बाद उसके चोर ख्यालात से पता चला कि वो सोनिया सानी है और उसके साथ ज़ख्मी होने वाला अली तैमूर है। तो फिर शी-तारा और पारस कहाँ गुम हो गए हैं? मिस्टर हरारे, अगर ये दोनों भी तुम्हारे काबू में आ जाएं तो फरहाद अली तैमूर हमारे कदमों में आ गिरेगा। 2 बेटे और 2 होने वाली बहुओं की गिरफ्तारी के बाद उसकी कमर टूट जाएगी। सर मैं उन दोनों को भी ढूंढ निकालूंगा। मुझे इजाज़त दे, मैं सानी के पास जा रहा हूँ। उसके दिमाग को खाली छोड़ना मुनासिब नहीं, क्योंकि एक ख्याल ख्वानी करने वाला भी सानी और अली की ताक में है।
ये तो मायूस होने वाली बात कर रहे हो। वो कमबख्त कौन है? तुम हमारे किसी टेलीपैथी जाने वाले को अपने साथ रखो। 1 से 2 होंगे तो मुदाखलत करने वाले को मुखालफत से बाज रख सकेंगे। आप 3D में से किसी को मेरे पास भेज दें, मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। वो रिसीवर रखकर फिर सानी और अली के दिमागों में झांकने लगा। वो दोनों अलग अलग कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। उनकी मरहम पट्टी हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें सोने के लिए इंजेक्शन लगाए थे और अब वो दोनों रफ्ता रफ्ता नींद में डूब रहे थे। माइक हरारे ने थोड़ी देर इंतजार किया। उसी वक्त 3D में से एक टेलीपैथी जानने वाले डी क्रेन ने उसके अंदर आकर कोड वर्ड्स अदा किए। उसने कहा, मैं तुम्हें अली तैमूर के दिमाग में पहुंचा रहा हूँ। इसके बाद तुम मेरे साथ सानी के दिमाग में रहोगे और खामोशी से ये समझने की कोशिश करोगे कि मेरे तनवीमी अमल के दौरान कोई मुदाखलत कर रहा है या नहीं। अगर किसी की मुदाखलत का शुबा हो तो फ़ौरन मुझे बता देना। वो डी क्रेन को अली के दिमाग में ले गया। इसके बाद वो सानी के अंदर आए। वो गहरी नींद में डूबी हुई थी। माइक हरारे ने उसके ख्वाब में खुद को एक अजनबी की हैसियत से पेश किया। फिर कहा, हेलो सोनिया सानी, तुम मुझे ख्वाब में देख रही हो मगर पहचान नहीं सकोगी। मैं अभी अजनबी हूँ। जब तुम तनवीमी नींद से बेदार होगी तो फिर मुझे अपने आमिल और अपने हाकिम की हैसियत से पहचान सकोगी। सानी की ख्वाबिदा सोच ने कहा, क्या तुम वही हो जो मुल्क शाम का अरबपति सौदागर हादी मुनीर बनकर आया था? मैं वो नहीं हूँ। वैसे तुम्हारे चोर ख्यालात से पहले ही मालूम किया था कि तुम्हें किसी ऐसे टेलीपैथी जाने वाले की तलाश है जो काहिरा में हादी मुनीर के नाम से है, मगर उसकी असलियत कुछ और है। हाँ, मैं उस पर काबू पाना चाहती थी, इसीलिए एक ब्लड हाउंड को उसके पीछे लगाया था। अगर वो तुम नहीं हो तो फिर वो बच निकला है। वैसे तुम कौन हो? मैं तो शी तारा को शिकार करने आया था। वो और पारस जानते हैं कि मैं शतरंज का आलमी चैंपियन माइक हरारे हूँ। ये अजीब बात हो गई कि उसे शिकार करने आया था, तुम मेरी गिरफ्त में आ गई। हाँ, ऐसे तो मैं मजबूर हूँ। खुद को तुम्हारे तनवीमी अमल से नहीं बचा सकूंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो मेरा दुश्मन हादी मुनीर है वो मुझे बचाएगा, क्योंकि मैं उसकी भी ज़रूरत हूँ। इसमें शुबा नहीं कि तुम बेहद चालाक हो। ख्वाब में भी चालाकी की बातें कर रही हो। बस अब खामोश रहो। इससे पहले कि वो फर्जी हादी मुनीर तुम्हारी तरफ तवज्जो दे, मैं तुम्हें अपनी मामूला बना लूँगा। दाऊद मंडोला की आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ फर्जी हादी मुनीर। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सोने की चिड़िया पर तवज्जो नहीं दूंगा? क्या खुशफहमी है कि मैं गाफिल रहूँगा और तुम फ़ायदा उठा लोगे? डिक्रे ने कहा, तुम मिस्टर हरारे को तनहा ना समझो। मैं भी एक टेलीपैथी जाने वाला हूँ। तुम्हें मुदाखलत नहीं करने दूंगा। बार बार तुम्हारे दिमाग में पहुंचना चाहूँगा। तुम बार बार मुझसे बचने के लिए सांसें रोकते रहोगे। इधर मिस्टर हरारे अपना अमल जारी रखेंगे। मंडोला ने कहका लगाकर कहा, मुझे शतरंज के आलमी चैंपियन से ये तवक्को नहीं थी कि वह तुम्हारे जैसे गधे को अपने साथ रखेगा और इस पहलू पर गौर नहीं करेगा कि मैं पहली बार ही तुम्हारे आने पर सांस रोकूं और दूसरे लम्हे फरहाद अली तैमूर के पास पहुंचकर सिर्फ इतना कह दूं कि सानी की खबर लो। तब क्या होगा? यहाँ तुम सिर्फ 2 हो, वहाँ से टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज आ जाएगी। माइक हरारे ने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। मैं नहीं चाहूँगा कि फरहाद को उसके बेटे और होने वाली बहू की हालत ज़ार की इत्तला मिले। हमें इस मामले को आपस में निपटाना चाहिए। मामला कैसे निपटाओगे? ये एक अनार है और हम 2 बीमार हैं। अगर हम दोस्त बन जाएं तो मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम अपना तारुफ कराओ, कौन हो, नाम क्या है? क्या नाम पता पूछकर मेरे घर आओगे या मुझसे दोस्ती करके सानी से दस्तबरदार हो जाओगे? सीधी सी बात है, हम दोनों में से कोई इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। फिर क्यों ना एक नया तजुर्बा करें। हम दोनों मुश्तरका तौर पर अपनी अपनी आवाज़ों के ज़रिए इस पर तनवीमी अमल करेंगे। इसे मामूला बनाकर हुक्म देंगे कि हम दोनों की ताबेदार रहेगी। वाह, क्या उल्लू बनाने वाला आइडिया है। अव्वल तो मैं ऐसा कोई तजुर्बा नहीं करूँगा जिसे किसी ने अब तक किया ही नहीं। दूसरा ये कि मैं अपनी असलियत किसी पर जाहिर नहीं करता। सानी से मैं ताबेदारी कराऊंगा तो तुम उसके ज़रिए मेरी मसरूफियात से आगाह होते रहोगे और मेरी असलियत भी मालूम कर लोगे। मिस्टर फर्जी हादी मुनीर, इस तरह तो हम बहस व तकरार में उलझते रहेंगे और उधर से फरहाद का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला सानी और अली की खैरियत मालूम करने आ जाएगा। फिर ये दोनों हम दोनों के हाथ नहीं आएंगे। तुम खुद को छुपा रहे हो, मगर मेरी जहानत कहती है कि तुम हमारे मुल्क से गद्दारी करके जाने वाले दाऊद मंडोला हो। वो कहका लगाकर बोला, अगर तुम मुझसे शतरंज खेल रहे हो तो इसराइल के किसी हाकिम या फौज के आला अफसर के पास जाओ और मालूम करो। पता चलेगा कि दाऊद मंडोला अपनी यहूदी कौम में पहुंचा हुआ है और आजकल तेल अबैब में है। जब तुम्हें ये यकीन हो जाए कि वो तेल अबैब में है तो फिर अपनी अकल से पूछना कि तुमने टैक्सी ड्राइवर के जरिए मुझे काहिरा में कैसे मौजूद देखा। उस बू सूंघने वाले कुत्ते को मैंने इसीलिए गोली मारी कि वो यहाँ मेरी मौजूदगी की निशानदेही कर रहा था। अचानक माइक हरारे के दिमाग में बात आई कि काहिरा में किसी को आलाकार बनाकर हादी मुनीर की शर्ट हासिल करके कुत्ते के जरिए फिर उसकी शारक तक पहुंचा जा सकता है। उसने सानी के चोर ख्यालात से मालूम किया कि उसने फर्जी हादी मुनीर की वो शर्ट कहाँ रखी है जो ब्लड हाउंड को सुंगाई गई थी। मंडोला भी दिमाग में मौजूद था, वो भी चोर ख्यालात सुन रहा था। उसने कहा, हाँ, मालूम कर लो कि मेरी वो शर्ट कहाँ छुपा कर रखी गई है। फिर काहिरा में बू सूंघने वाले जितने शिकारी कुत्ते हैं उन सब की खिदमत हासिल कर लो, लेकिन परवाज़ करने वाले कुत्ते हासिल कर लो तो बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त मैं इख्तियार में सफ़र कर रहा हूँ। शतरंज की बिसात से निकल कर आने वाले माइक हरारे को अब मालूम हो रहा था कि ज़िंदगी की बिसात पर खेली जाने वाली बाजियाँ किस कदर चैलेंज बन जाती हैं। पहले तो पारस ने उसे मात दी, अब मंडोला उसे परेशान कर रहा था
उसने कहा, सुनो हादी मुनीर, मैं और सुपर मास्टर कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी टेलीपैथी की कुव्वत में इजाफा हो और हम सानी की सलाहियतों से महरूम रहें। अब अगर 15 मिनट के अंदर तुम इससे दस्तबरदार नहीं होगे तो मैं इसे और अली तैमूर को हलाक कर दूंगा। ये मेरे नहीं तो तुम्हारे भी नहीं होंगे। मेरा ख्याल है 15 मिनट इंतज़ार न करो, इन दोनों का अंजाम यही होगा। मैंने तुम्हारे हाथ लगने नहीं दूंगा। सानी अस्पताल के जिस कमरे में थी उसका बंद दरवाज़ा खुल गया। मंडोला और माई खरारे देख नहीं सकते थे कि कमरे में कौन आया। सिर्फ ख्वाबिदा सानी के कानों से आवाज़ें सुन सकते थे। उन्होंने एक डॉक्टर की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, मैडम यही है वो लड़की जिसे किसी ने गोली मारी है। इसका साथी दूसरे कमरे के बेड पर सो रहा है। फिर किसी खातून की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, हाँ यही है मेरी बेटी हुमैरा, और जिसे आप इसका साथी कह रहे हैं वो मेरा दामाद काशिफ जमाल है। लेकिन मैडम, इन्होंने मरहम पट्टी के दौरान बताया कि इसका नाम सोनिया सानी और इसके साथी का नाम अली तैमूर है। फिर एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं हुमैरा का बाप हूँ और काशिफ जमाल मेरा दामाद है। पिछली रात ये दोनों नॉर्मल थे लेकिन सुबह एबनॉर्मल हो गए। हुमैरा खुद को सोनिया सानी और काशिफ खुद को अली तैमूर कहने लगा। हमने पूछा कि वो अपना नाम क्यों बदल रहे हैं। वो यही जवाब देते रहे कि बचपन से उनका नाम सोनिया और अली है, और अली यानी काशिफ के पास जो ब्लड हाउंड है उससे बहुत अहम काम लेना है, इसलिए वो जा रहे हैं, शाम तक वापस आएंगे। ये कहकर वो अपने कुत्ते को लेकर अपनी कार में बैठे और चले गए। मंडोला और माई खरारे सानी के ख्वाबिदा दिमाग में रहकर हुमैरा की माँ बाप की बातें सुन रहे थे। फिर उनमें से एक ने हुमैरा की माँ के और दूसरे ने बाप के ख्यालात पढ़े तो पता चला वो गलत नहीं कह रहे। अपनी बेटी को उसकी सूरत और लिबास से पहचान रहे हैं। फिर वो दोनों सानी के दिमाग में आए। मंडोला ने कहा, मिस्टर हरारे ये क्या चक्कर है? क्या अभी हम सोनिया सानी के दिमाग में नहीं है? क्या किसी हुमैरा के अंदर है? माई खरारे ने कहा, हमें अपना झगड़ा भूलकर इस पर अमल करना चाहिए और इसका ब्रेन वॉश करके इसकी असलियत मालूम करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सानी ने हुमैरा और काशिफ नामी नौजवान मियाँ बीवी पर तनवी में अमल करके इन्हें सोनिया सानी और अली तैमूर बना दिया। मंडोला ने कहा, कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तुम अमल करो, मैं मौजूद रहूँगा ताकि तुम इसे अपनी मामूला ना बना सको। उसने अमल करना शुरू किया। ज़रा सी देर में वो ट्रांस में आकर उसकी मामूला बन गई। उसने पूछा, अपना असली नाम बताओ, मुझसे कुछ ना छुपाओ। वो बोली, मेरा नाम सोनिया सानी है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं तुम्हारा आमिल हूँ, तुम मेरी मामूला हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जो बातें तुम भूल चुकी हो या तुम्हारे दिमाग से भुला दी गई हैं उन्हें दोबारा याद करो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अपने दिमाग के तह खाने में उतरो, वहाँ अपने आप को तलाश करो। तुम्हारा नाम हुमैरा है, तुम्हारा नाम हुमैरा है। तुम्हारे बाप का नाम इब्राहिम पाशा है। 6 माह पहले तुम्हारी शादी काशिफ जमाल से हुई थी, याद करो। जो हक़ाइक़ तुम्हारे जहन से मिटाए गए हैं उन्हें भूले हुए सबक की तरह याद करो, ये मेरा हुक्म है। वो बोली, हाँ मेरे बाप का नाम इब्राहिम पाशा और मेरी माँ का नाम जैतून है। मैं बचपन से अपने वालिदैन को पहचानती आई हूँ। वो भी तुम्हारी तरह कहते हैं कि मेरा नाम सोनिया सानी नहीं हुमैरा है। मैंने और मेरे शौहर अली तैमूर ने इस मामले पर बहुत गौर किया। हमारी समझ में नहीं आया कि वालिदैन हमें हुमैरा और काशिफ जमाल क्यों कहते हैं। वो ब्लड हाउंड जो 3 बरस से हमारे पास था वो भी हमें पहचानता था। इससे साबित होता है कि हम वही हैं जो हमारे वालिदैन हमें कह रहे हैं। माई खराने ने कहा, वाकई यही साबित हो रहा है कि तुम हुमैरा हो और काशिफ जमाल तुम्हारा शौहर है। मैं हैरान हूँ कि तनवीमी अमल के ज़रिए तुम्हारा ब्रेन वॉश करने में नाकाम क्यों हो रहा हूँ। क्या तुम पूरी तरह मेरी मामूला नहीं बन पाई हो? क्या मैं समझ लूँ कि तुम पर तनवीमी अमल करने के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई है? वो बोली, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमने पूरी महारत से हुमैरा जोजा काशिफ जमाल पर अमल किया और मैं सोनिया सानी तुम्हारी इस ज़ख्मी मामूला हुमैरा की सोच के ज़रिए कह रही हूँ कि तुम शतरंज की बिसात पर बेजान मोहरे चलते आए हो। अब ज़िंदगी की बिसात पर जानदार मोहरों से तुम्हारा पाला पड़ रहा है। तुम लाख कोशिश करो तब भी हुमैरा और काशिफ का ब्रेन वॉश नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों पर रूहानी टेलीपैथी का अमल हुआ है। कल सुबह तक इनकी याददाश्त खुद ब खुद वापस आ जाएगी और ये सानी और अली वाली मौजूदा शख्सियत को भूल जाएंगे। अब तुम दोनों सब्र करो और अपने अपने घर जाओ। इसके बाद खामोशी छा गई। माई खरारे ने पूछा, क्या वाकई तुम सानी हो और हुमैरा के अंदर आकर बोल रही हो? हुमैरा ने एक मामूला की हैसियत से कहा, मैं नहीं जानती अभी मेरे अंदर कौन बोल रही थी। अगर ये दुरुस्त है कि मैं हुमैरा हूँ और कल सुबह तक मेरे साथ मेरे शौहर की भी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूँगी। इस तरह मेरे वालिदैन की परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। मंडोला ने हुमैरा के अंदर हंसते हुए कहा, मिस्टर हरारे, हम दोनों अभी तक एक रोटी के लिए लड़ रहे थे और इस हकीकत से बेखबर रहे कि वो फौलादी रोटी थी। अच्छा हुआ कि हमें चबाने को नहीं मिली, वरना हमारे दांत अब तक टूट चुके होते। माई खरारे ने कहा, अब मुझे तस्लीम करना पड़ रहा है कि फरहाद के दोनों बेटे और उसकी फैमिली के तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले लोहे के चने हैं। आइंदा मैं भी लोहे के दांत लगवा कर आऊँगा। यह हुमैरा हमारे किसी काम की नहीं है। मैं इसके दिमाग से जाने से पहले तुमसे फिर दोस्ती की फरमाइश करता हूँ। अगर तुम मंडोला नहीं हो तो कौन हो? मंडोला ने कहा, पहले तुम यहाँ से इसराइल जाकर तस्दीक कर लो, वहाँ मंडोला मौजूद है। हमारी दुनिया में हर टेलीपैथी जाने वाला किसी न किसी तंजीम या मुल्क का वफादार है। क्या तुमने सुना है कि एक भी ख्याल ख्वानी करने वाला अपनी एक अलग थलग आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा हो? ऐसा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं। मुझे यकीन है कि तुम भी किसी तंजीम या मुल्क से वाबस्ता हो।
कभी आइंदा भी हमारा टकराव होगा तो तुम्हें और दूसरे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को यकीन आता रहेगा कि मैं मौजूदा दौर का पहला और तनहा आज़ाद ख्याल ख्वानी करने वाला शेर हूँ और शेर की तरह तनहा शिकार खेलता रहूँगा। वेल, गुड बाय। हम फिर किसी मामले में कभी टकराएंगे। मंडोला खामोश हो गया। वो जा चुका था। ना भी जाता तो माइक हरारे को किसी हुमैरा के दिमाग में ठहरना नहीं था। वो भी नाकाम होकर दिमागी तौर पर अपने बंगले में हाजिर हो गया। वो बहुत पहले शतरंज की बाजियां कभी कभी हार जाया करता था। पिछले 3 वर्षों में उसने ऐसी महारत हासिल की थी कि आलमी चैंपियन होने का एजाज़ हासिल करता रहा था। देखा जाए तो वो हकीकतन ज़हीन था और गज़ब की चालें चलता था, लेकिन मुसलसल कामयाबियां इंसान को रफ्ता रफ्ता खुशफहमी में मुब्तला कर देती हैं। वो समझने लगता है कि जो चाल चल रहा है वो पत्थर की लकीर है। जब ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी पैदा होने लगे तो शातिर अपनी चाल के हर पहलू पर नज़र रखना भूल जाता है। माइक हरारे की समझ में ये बात आ रही थी और वो सर झुकाए गौर कर रहा था कि उसने शीतारा को ट्रैप करने से लेकर सानी को ट्रैप करने तक कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। गौर करने पर यही समझ में आ रहा था कि उसने पहले टकराव में ये तस्लीम नहीं किया कि पारस उससे ज़्यादा चालबाज साबित होगा। अगर उस मुखालिफ को अपने बराबर का, अपनी टक्कर का समझता तो दहली शहर के अंदर ही शीतारा पर काबू पा लेता। शीतारा से उलझते उलझते वो सानी के चक्कर में पड़ गया और उसके साथी अली को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, जबकि अली तैमूर का तमाम रिकॉर्ड पढ़ चुका था। बहरहाल अब अक्ल समझा रही थी कि अपने किसी भी मुखालिफ को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए। वो बड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा। फिर एक फ़ौजी जवान ने आकर सलूट करने के बाद कहा, सर, सुपर मास्टर और हमारे बड़े अफसरान तशरीफ़ ला रहे हैं। वह फ़ौरन सोफे से उठ गया, ड्राइंग रूम से निकलकर उस बंगले के बरामदे में आया। सुपर मास्टर उस हेडक्वार्टर में रहने वाले 6 फ़ौजी आला अफसरान के साथ आ रहा था। माइक हरारे ने बरामदे में उनका इस्तकबाल किया, फिर मुसाफिया करने के बाद उनके साथ ड्राइंग रूम में आ गया। वो सब मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठ गए। सुपर मास्टर ने कहा, डी क्रेन तुम्हारे साथ उस हुमैरा नामी लड़की के दिमाग में था। उसने मुझे तुम्हारी नाकामी की तमाम तफसीलात बता दी हैं। हरारे ने सर झुकाकर कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। 3 बरस बाद एक बाजी हार जाने का बहुत दुख हो रहा है। एक फ़ौजी अफसर ने कहा, मिस्टर हरारे, हम तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आए हैं। हमें तुमसे बड़ी तवक्कुआत हैं। देखा जाए तो तुमने बाजी नहीं हारी बल्कि धोखा इसलिए खाया कि तुमने शीतारा समझकर सानी और अली पर हाथ डाला। तुम नहीं जानते थे कि सानी और अली ने तुमसे टकराने से पहले अपने बचाव के कैसे इंतजामात किए थे। माइक हरारे ने कहा, बिल्कुल यही बात है। मुझे सानी और अली की पेश की तैयारियों का कोई इल्म नहीं था। मैं उसे शीतारा समझकर उससे उलझ गया। फिर यह कि उनके बुजुर्गों की रूहानी टेलीपैथी का असर हुमैरा और काशिफ पर इस कदर पुख्ता था कि गोलियां खाकर जख्मी होने के बावजूद उनके चोर ख्यालात उन्हें सानी और अली कह रहे थे। दूसरे ये कि मेरे तनवीमी अमल से भी रूहानी टेलीपैथी की दीवार नहीं टूट रही थी और उसके पीछे हुमैरा और काशिफ की असलियत मालूम नहीं हो रही थी। हाँ, हमें डी क्रेन ने यह तमाम बातें बताई हैं। हम इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि तुमने बाबा साहब के दायरे के बुजुर्ग तबरेज़ी साहब और आमना फरहाद की रूहानी टेलीपैथी को नज़रअंदाज किया। अब तुम्हें यह बात गिरहा में बांध लेना चाहिए कि जब भी फरहाद और उसके बेटों पर कोई बड़ी मुसीबत आया करेगी तो वह अपने बुजुर्गों की रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए बचकर निकल जाया करेंगे। सुपर मास्टर ने कहा, हमारा मशवरा है कि तुम फरहाद और उसके बेटों से ज़्यादा रूहानी टेलीपैथी को पेश नज़र रखो। सोचो और समझो कि इस रूहानियत का तोड़ क्या होगा। माइक हरारे ने कहा, लोहा लोहे को काटता है। रूहानियत का तोड़ रूहानियत से हो सकता है। हमें अपने ईसाई पेशवाओं से रुजू करना चाहिए। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी जैसे कामिल बुजुर्ग और पेशवा हमारे मज़हब में भी होंगे। अगर वह तबरेज़ी साहब आमना फरहाद को रूहानी टेलीपैथी सिखा सकती हैं तो क्या हमारे मज़हब के पहुँचे हुए कामिल बुजुर्ग हम में से किसी को रूहानी टेलीपैथी नहीं सिखा सकेंगे? एक अफसर ने तायद की, हमें जल्द से जल्द अपने राहबों और मजहबी पेशवाओं से इस सिलसिले में मालूमात हासिल करना चाहिए। सुपर मास्टर ने कहा, हम अभी यहाँ से जाकर पहला काम यही करेंगे। अब हमारे सामने दूसरा मसला है। भारतीय हुकूमत ने शीतारा के चैलेंज के मुताबिक उसकी दाइमा और पूजा को कैदी नहीं बनाया, उन्हें यहाँ वाशिंगटन भेज दिया है। उनके साथ गैर मामूली समात और बसारत रखने वाला पाशा भी है। वो अब हमारा ताबेदार है। असल मसला यह है कि शीतारा सिकंदरिया और काहिरा में तुम्हें नज़र नहीं आई, लेकिन अपने चैलेंज के मुताबिक पारस के साथ यहाँ पहुँचने वाली होगी या पहुँच चुकी होगी। हरारे ने कहा, मसला समझ में आ रहा है। मैं ज़बरदस्त चैलेंज चलकर उन्हें ट्रैप करना चाहूँगा और कामयाब होने लगूंगा तो ऐसे वक्त उनके बचाव के लिए रूहानी टेलीपैथी आड़े आ जाएगी। यही बात है। ऐसे वक्त हमारी तुम्हारी तमाम मेहनत रायगां जाएगी। हम अपने मजहबी पेशवाओं से मुलाकात करेंगे। तुम अपनी जहानत से सोचो कि किसी और तरह कैसे रूहानी टेलीपैथी का तोड़ कर सकते हो सकता है हम आज कल में उसका तोड़ कर लें, हो सकता है कुछ अरसा लग जाए। तब तक शीतारा और पारस से कैसे निपटा जाएगा? हम फ़िलहाल उनसे दोस्ताना रवैया इख्तियार करेंगे। उनसे साफ कह देंगे कि हम महाजराई नहीं चाहते। वो अपनी दाइमा पूजा और पाशा को लेकर यहाँ से चले जाएं। एक अफसर ने कहा, इस मसले पर और ज़्यादा सर नहीं खपाया जा सकता। आइंदा मिस्टर हरारे या मजहबी पेशवाई इसका कोई हल निकालेंगे।
अब उस अजनबी टेलीपैथी जानने वाले की बात हो जाए जिसे सानी और अली एक ब्लड हाउंड के जरिए तलाश कर रहे थे। माइक हरारे अचानक ही उठकर खड़ा हो गया। सब उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो सोचने और टहलने के अंदाज में उनसे ज़रा दूर गया, फिर पलट कर बोला, रूहानी टेलीपैथी जानने वालों से कोई दुश्मन छुप कर नहीं रह सकता। फिर वो ब्लड हाउंड के जरिए दुश्मन को क्यों तलाश कर रहे थे? उनके बुजुर्ग तब्रेज़ी साहब ने रूहानियत के जरिए दुश्मन को सानी और अली के कदमों में क्यों नहीं पहुंचाया? एक आला अफसर ने तायद में सारी लाकर कहा, यह बहुत अहम नुक्ता है। क्या रूहानी टेलीपैथी की परवाज़ महदूद होती है? माइक हरारे इधर से उधर टहल रहा था, फिर रुक कर बोला, जब से रसवंती ने यानी कि आमना फरहाद ने रूहानी टेलीपैथी सीखी है तब से गोशा नशीन हो गई है। किसी दुनियावी मामले में अपने शौहर और बेटों के साथ कभी नज़र नहीं आई। इससे ज़ाहिर होता है जो लोग रूहानियत के दर्जा कमाल तक पहुँचते हैं वो जीते जी दुनिया से दूर हो जाते हैं और शाज़ो नादिर कभी किसी खास मौका पर रूहानी अमल का मुजाहरा करते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि उनके रूहानी टेलीपैथी जानने वाले हमेशा उनके साथ नहीं रहते हैं, कभी कभी किसी खास मौके पर उनकी मदद के लिए आते हैं? जी हाँ, जब वो हमेशा साथ नहीं रहते हैं तो हम किसी भी वक्त कोई मुनासिब मौका देखकर शीतारा और पारस को दूसरों के ज़रिए इसी तरह मौत के घाट उतार सकते हैं कि हम पर उनकी मौत का इल्ज़ाम ना आए। एक बार ऐसी कोशिश करके देखना चाहिए। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि टेलीपैथी जानने वाली शीतारा हमारी ताबेदार बनकर रहे, लेकिन वो जिंदा रहेगी तो रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए आज़ाद करा ली जाएगी। एक अफसर ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि बज़ाहिर शीतारा और पारस के खिलाफ कोई महाजराई ना करें और उन्हें दाई माँ वगैरह के साथ जाने दें, लेकिन उनके कत्ल का सौदा किसी दूसरी तंजीम से कर लें और दूसरी तंजीम को भी मालूम ना हो कि अमरीकी चाल ये है। माइक हराने ने कहा, बेशक इसी किस्म की चालें चली जाएंगी। मैं अभी तन्हाई में कुछ और चालें सोचूंगा। वो सब सोफ़ों से उठ गए, फिर उससे मुसाफिया करके रुखसत हो गई। हरारे ने उनके जाने के बाद सोचा, इस सवाल का जवाब रह गया कि वह अजनबी टेलीपैथी जानने वाला कौन था। बहरहाल रूहानी टेलीपैथी के मसले का हल तलाश करके उस फर्जी हादी मुनीर को किसी तरह ढूंढ निकालूंगा। दाऊद मंडोला काहिरा से फरार होकर सिकंदरिया पहुंच गया। वो मिस्र को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में भी जा सकता था, लेकिन उसे हमेशा से काहिरा शहर पसंद था। वह दूसरे मुल्कों और शहरों में आर्जी क़याम कर सकता था, लेकिन ज़िंदगी काहिरा में गुजारना चाहता था। इसीलिए दरिया नील के साहिल पर उसने एक आलीशान बंगला खरीद लिया। वो लाखों डॉलर का बंगला मुल्क शाम के अरबपति सौदागर हादी मुनीर के शनाख्ती कागजात के ज़रिए ख़रीदा गया था और अब वो हादी मुनीर नहीं रहा था। सानी और अली ने उसे इस नाम का और शख्सियत का लिबादा उतारने पर मजबूर कर दिया। उसने फ़िलहाल काहिरा वाले मामलात को नज़रअंदाज कर दिया। उसे अपनी खुफिया यहूदी तंजीम के हालात मालूम करने थे। वहाँ उसके डमी मंडोला और उसकी मातियत टालबूट पर भरोसा कर लिया गया था। अब वो दोनों यहूदी तंजीम के काबिल एतमाद टेलीपैथी जानने वाले तस्लीम कर लिए गए। मंडोला ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर एक्सरे मैन मार्टन के दिमाग में खामोशी से पहुँच गया। खुफिया यहूदी तंजीम के तमाम अफराद अपने खुफिया और पुरस्कार बॉस एक्सरे मैन मार्टन के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते थे। एल्पा और टेरी आदम को भी मालूम नहीं था कि वो सब एक्सरे मैन मार्टन के मामूल और ताबेदार हैं। सिर्फ उनका बिग ब्रदर ब्रेन आदम तंजीम के खुफिया बॉस को जानता था, और अब ब्रेन आदम और खुफिया बॉस एक्सरे मैन मार्टन भी ये नहीं जानते थे कि वो दाऊद मंडोला के मामूल और ताबेदार बन चुके हैं और अपनी तंजीम में जिस दाऊद मंडोला पर भरोसा कर रहे हैं वो महज उनके खुफिया और पुरस्कार बॉस की एक डमी है। मंडोला को एक्सरे मैन मार्टन की सोच ने बताया कि तिलबैब के एक प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पिछले दिनों एक मस्जिद में इबादत के दौरान तमाम नमाजियों पर गोलियां बरसाई गई थी। ये गोलियां कट्टर यहूदी बारख बेंजामिन के हुक्म से उसके किराए के दहशत गर्दों ने बरसाई थी, लेकिन इसके नतीजे में इसराइली हुकूमत बदनाम हो रही थी। वो कट्टर मुतअस्सब यहूदी बारख बेंजामिन खुद को पैगंबर कहता था। अगरचे पागल नहीं था, एक बहुत कामयाब मुआलिज था, मगर दिमाग में ये खबर समा गया था कि उसे गैब की बातें मालूम हो जाती हैं। पिछले दिनों उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त मुसलमानों की ख़तरनाक तंजीम हमास के मुजाहिदीन फ़लाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। उनके लिबासों में हथियार छुपे होंगे। वो नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ के अहम यहूदी अकाबरीन को गोलियों का निशाना बनाएंगे। बारख बेंजामिन ने अपने यहूदी अकाबरीन को बचाने के लिए किराए के दहशत गर्दों से काम लिया और उस मस्जिद के तमाम नमाजियों को इबादत के दौरान गोलियों से छलनी करा दिया। इसराइल के हुकाम और फौजी अफसरान ने बारख बेंजामिन का मुहासबा किया, लेकिन उसे सज़ा नहीं दी, क्योंकि उसने एक सच्चे यहूदी की हैसियत से अपने काबरीन की हिफाजत के लिए मुसलमानों पर गोलियां चलाई थी। इसके बरक्स ये सबूत मिल रहे थे कि मस्जिद में हमास गिरोह का कोई हथियार बरदार मुसलमान नहीं था। सभी शरीफ और पुरअमन मुसलमान थे, लेकिन अब हुकाम अपने एक नाम निहाद पैगम्बर, एक पागल कट्टर यहूदी को बेशुमार नमाजियों के कत्ल के इल्ज़ाम से बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े अखबारात के सहाफ़ियों को बुलाया था ताकि अपनी सफाई में ये साबित कर सकें
कि मस्जिद में गोलियां चलने के दौरान जितने नमाजी थे उनका ताल्लुक हमास से था और उन्होंने अपने लिबास में हथियार छुपाए हुए थे। यहूदी खुफिया तंजीम के तमाम आदम बरादर्स मुख्तलिफ सरकारी और सियासी मामलात में मसरूफ़ थे। टेलीपैथी जानने वाले टैरी आदम, एल्पा, मंडोला आदम और टालबूट आदम भी कई मामलात में ख्याल ख्वानी के जरिए अपने फ़राइज़ अदा कर रहे थे। मुसलमानों के मस्जिद में शहीद होने के सिलसिले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो उन आदम ब्रदर्स के लिए अहम नहीं थी। वो तो यही चाहते थे कि किसी न किसी बहाने इसराइल में मुसलमानों की तादाद कम होती रहे। दुनिया के बड़े अखबारात को झूठे बयानात से मुतमईन करने का फ़र्ज़ इसराइली इंफॉर्मेशन सर्विस अदा करती थी। इसलिए दाऊद मंडोला की नादीदा गिरफ्त में रहने वाली यहूदी खुफिया तंजीम इसे मामूली सी बात समझती थी। अपनी अहम मसरूफियात को छोड़कर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ज़रूरी नहीं समझती थी। फिर यह कि दाऊद मंडोला ने एक मुखबर बनकर ब्रेन आदम को यह इतला दी थी कि सानी और अली तैमूर काहिरा में किसी अहम मिशन पर आए हुए हैं, लिहाजा ये मालूम किया जाए कि वो काहिरा में कहाँ रहते हैं और क्या करते फिर रहे हैं। उधर इसराइली हुकाम और फ़ौज के आला अफसरान को यह यकीन था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीद होने वाले मुसलमानों को हमास के दहशत गर्द साबित कर देंगे। ऐसा करने के लिए एक दिन पहले ही अल्पा, टैरी आदम, मंडोला आदम और टालबूट आदम ने 8 मुसलमानों पर तनवीमी अमल करके उनके दिमागों में यह नक्श कर दिया था कि उन सब का ताल्लुक हमास से है। हमास के वो मुजाहिदीन यासिर अरफात की फ़लस्तीनी आज़ादी तंजीम के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि यासिर अरफात गज़ा की पट्टी में मुसलमानों की एक रियासत कायम करने के लिए इसराइली हुकाम से सौदा करने वाले हैं। ये सौदा हमास के मुजाहिदीन को मंजूर नहीं था। वह पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी चाहते थे। इसलिए जब हमास के उन तनवीमी अमलज़दा 8 मुजाहिदीन को इतला मिली कि यासिर अरफात के मुजाहिदीन उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उन दुश्मन मुजाहिदीन को नमाज के दौरान हलाक कर दिया। ऐसा बयान देने के लिए तनवीमी अमल के ज़रिए उन 8 मुसलमानों को हमास के मुजाहिदीन बना दिया गया और फ़ौज ये बयान देने वाली थी कि उन्होंने जान पर खेलकर हमास के उन 8 कातिल मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। वो 8 इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जुर्म का इकरार करने वाले थे। इस तरह इसराइली हुकूमत के सर से ये इल्ज़ाम हट जाता कि उन्होंने मुसलमानों की इबादत के दौरान शहीद किया है। मुसलमान नमाजियों के खिलाफ ऐसे भयानक जुर्म के मुर्तकिब बारख बेंजामिन को एक जगह नज़रबंद कर दिया गया था। वो नहीं चाहते थे कि वो खबती कातिल मज़हब के जुनून में मुसलमानों के खिलाफ सच बात कह दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी कैमरे वहाँ की वीडियो फिल्म तैयार कर रहे थे। एक स्टेज पर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन दो आला फौजी अफसरान और अपने मुशीरों के दरमियान बैठा हुआ था। उसने कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में तमाम सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए कहा, आप हजरात मुल्की और गैर मुल्की अखबारात के सहाफ़ी हैं। आप अपने फ़राइज़ के मुताबिक जो सच देखते हैं और आलमी सियासत में जो सच या झूठ पाते हैं उसे बड़ी बेबाकी से लिख कर शाया कर देते हैं। मैं भी वज़ीर इत्तलात हूँ। मेरा भी फ़र्ज़ है कि मेरे मुल्क इसराइल में जो वाक़यात रूनमा हुए हैं उन वाक़यात के किसी भी पहलू को आपसे ना छुपाऊँ। जो सच है उसे पूरी दयानतदारी से दुनिया वालों के सामने पेश कर दूँ। आप हजरात ने हमारे मुल्क के एक बहुत ही काबिल डॉक्टर बारख बेंजामिन का नाम सुना होगा। वैसा मसीह है कि नाकाबिल इलाज मरीज़ों को भी सेहतयाब कर देता है, लेकिन वह मजहबी मामले में एक ज़रा एबनॉर्मल है और ख़ुद को पैगंबर कहता है। उसका दावा है कि आसमान से उसके दिल में सच्ची इतलात पहुँचती रहती हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के पीछे बैठे हुए एक मुशीर ने सरगोशी में कहा, सर ये कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में नहीं है। आपको बारख बेंजामिन का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए। वो मुशीर के मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए बोला, खुद को पैगंबर कहने वाला वो खबती बारख कहता है कि उसे आसमान से आगही मिली थी कि एक मस्जिद में हमास के बागी फ़ाइटर नमाज़ पढ़ने आएंगे। ये आगही मिलते उसने अपने दहशत गर्दों के ज़रिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमानों पर गोलियाँ बरसाईं और उन बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। मिनिस्टर के पास बैठे हुए फ़ौज के एक आला अफसर ने फ़ौरन ही माइक का स्विच ऑफ कर दिया ताकि उसकी आवाज़ कॉन्फ्रेंस हॉल में सहाफ़ियों तक ना पहुँचे। फिर उसने मिनिस्टर से धीमी आवाज़ में पूछा, यह आपको क्या हो गया है? आप मुसलमानों को मजलूम और यहूदियों को जालिम कह रहे हैं। बारख ने जो किया वो यहूदी जज्बे से किया। हमने उसे इस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा है और आप उसे और उसके दहशत गर्द यहूदियों को कातिल कह रहे हैं। फ़ौजी अफसर ने उसे ऐसी बातें कहने से रोकने के लिए माइक को बंद किया था। फिर अचानक ही माइक ऑन करके बोला, हमारे मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। मैं इनकी तायद करता हूँ। हमने उस खबती बारख बेंजामिन को नज़रबंद कर रखा है और 8 मुसलमानों पर तनवीमी अमल कराया है। इस अमल के ज़रिए उनके दिमागों में ये नक्श कराया है कि वह हमास तंजीम के दहशत गर्द हैं और उन्होंने ही मस्जिद के नमाजियों को यासिर अरफात की तंजीम के मुजाहिदीन समझकर हलाक किया था। दूसरी तरफ बैठे हुए फ़ौजी अफसर ने फ़ौरन ही हाथ बढ़ाकर फिर माइक को बंद करते हुए मिनिस्टर से और अपने साथी अफसर से पूछा, ये आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों हमारे मंसूबों के ख़िलाफ़ और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। फिर उस दूसरे अफसर ने भी माइक ऑन करके कहा, मैं मिनिस्टर साहब की और मेजर साहब की तायद करता हूँ। मस्जिद में बेगुनाह और पुरअमन शहरी ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे। जिस खबती बारख बेंजामिन के दहशत गर्दों ने उन बेगुनाह इबादत गुजारों पर गोलियाँ चलाईं, उन यहूदी कातलों को बचाने के लिए मज़ीद 8 मुसलमानों पर जुल्म किया जाने वाला है।
इसराइली हुकूमत का मंसूबा ये है कि उन 8 तनवीम ज़दा बेगुनाहों को आपके सामने पेश करें। वो बेचारे तनवीमी अमल के ज़रिए असर इन शहीद नमाजियों को कत्ल करने का इल्ज़ाम अपने सर लेंगे। फिर इकबाल जुर्म के बाद उन 8 बेगुनाह मुसलमानों को भी सज़ाए मौत दे दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़िज़ा ही बदल गई। वहाँ बैरूनी ममालिक से आने वाले सहाफ़ियों को पहले ये बता दिया गया था कि मस्जिद में शहीद होने वाले नमाजी थे। हमास के उन 8 कातिलों को गिरफ्तार किया गया है और उन तमाम कातिलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी कैमरे के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अब तो मिनिस्टर और फौजी अफसरान बयान बदल रहे थे। मुसलमानों को बेगुनाह और अपने ही यहूदियों को कातिल कह रहे थे और एतराफ़ कर रहे थे कि जो 8 कातिल पेश किए जाने वाले हैं वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। इतनी देर में वजारत दाखिला में हलचल पैदा हो गई। जितने आला हुकाम और फौजी अफसरान टीवी के सामने बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल स्क्रीन पर देख रहे थे, वो अपने अपने टेलीफोन के ज़रिए गुस्सा दिखा रहे थे। गरज गरज कर कह रहे थे कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दो या किसी तरह बिगड़ी हुई बातें बनाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद की जाती तो इसराइली हुकूमत की बड़ी बदनामी होती, क्योंकि बैरूनी ममालिक के बड़े बड़े अखबारात के सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे। लिहाजा अब टेलीपैथी जानने वाले यहूदी ही बिगड़ी हुई बात बना सकते थे। ब्रेन आदम को इस मामले के मुतालिक बताया गया। उसने फ़ौरन ही अल्पा और टेरी आदम से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ हो गई है, फ़ौरन वहाँ के हालात संभालो। वहाँ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और 2 फौजी अफसरान यहूदी होकर मुसलमानों की हमायत में और यहूदियों के मुखालफत में बोल रहे हैं। अल्पा और टेरी आदम ने हाजिर दिमागी से काम लिया। मिनिस्टर और फौजी अफसरों के अंदर पहुंचकर किसी को बेतहाशा खांसने और किसी को पेट के दर्द से दोहरा होने पर मजबूर किया। एक फौजी अफसर के अंदर रहकर माइक के जरिए सहाफ़ियों से कहा, हजरात, हम माजरत चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि मिनिस्टर साहब और 2 अफसरान साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटे के लिए मुलतवी किया जाता है। हॉल के दूसरे हिस्से में रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम है। आप चाय वगैरह से शुगल करें। 1 घंटे बाद हम फिर यहाँ जमा होंगे। 1 घंटे का वक्फा हो गया। अल्पा, टेरी आदम, मंडोला और टालबूट उन मिनिस्टर और अफसरान के दिमागों में आकर पूछ रहे थे कि वो अपने मुल्क से दुश्मनी करने के लिए ऐसे बयानात क्यों दे रहे थे। मिनिस्टर ने हैरानी और परेशानी से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह अपनी मर्जी के खिलाफ बोलता जा रहा था। दोनों फौजी अफसरान ने भी कहा, हमने माइक बंद किया था ताकि मिनिस्टर साहब हमारे मंसूबे के खिलाफ बयान ना दें, लेकिन हमने भी बाद में माइक ऑन करके मुसलमानों की हमायत में बोलना शुरू कर दिया। मिनिस्टर और फौजी अफसरान की ये बातें एक्सरीमैन मार्टिन अपने टेलीपैथी जानने वाले यहूदियों के अंदर रहकर सुन रहा था और दाऊद मंडोला भी एक्सरीमैन मार्टिन के अंदर मौजूद था। अल्पा कह रही थी, ये बात साफ और सीधी समझ में आने वाली है कि हमारे मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले हमारे इन अफसरान के दिमागों को बहका रही हैं। टेरी आदम ने कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की हमायत में बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, लिहाजा हमारे मिनिस्टर साहब और फौजी अफसरान के अंदर मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं। दाऊद मंडोला ने अपने डमी मंडोला आदम के ज़रिए कहा, हमारे मिनिस्टर साहब के अंदर जो भी है वो हमसे बात करे, हमसे मामला तय करे। बेहतर है कि हम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करें। मिनिस्टर के दिमाग में सोनिया सानी की आवाज़ उभरी, अरे ये तो काहिरा वाली हादी मुनीर की आवाज़ वो लहजा है। मैं होटल नाइल हिल्टन में समझ गई थी कि तुम यहूदी बहरूपी हो। दाऊद मंडोला ज़रा बौखलास आ गया। उसने इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी थी कि काहिरा में उसके पीछे पड़ने वाली सानी यहाँ भी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद होगी। दाऊद मंडोला अब खामोश रहा। उसके डमी मंडोला ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कोई हादी मुनीर क्यों समझ रही हो? सानी ने कहा, तुम इस वक्त तिलबैब में नहीं बल्कि काहिरा में हो और ख्याल खोनी के ज़रिए इस मिनिस्टर के अंदर पहुँचे हुए हो। अल्पा ने कहा, सानी, मैं तुम्हें आवाज़ से पहचान रही हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि हमारे ये दाऊद मंडोला हमारे दरमियान है, यहीं तिलबैब में है। काहिरा में किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले से तुम धोखा खा रही हो। टेरी आदम ने कहा, हम अपने मसाइल से हट गए हैं। मिस सानी, हमारी दरख्वास्त है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ ना करो। मैं तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करती हूँ, मेरी भी दरख्वास्त मंजूर करो। उस जुनूनी कातिल बार्क बेंजामिन को कॉन्फ्रेंस में पेश करके सच बोलो कि उस जुनूनी यहूदी ने मुसलमान नमाजियों को इबादत के दौरान हलाक किया है, लिहाजा उसे कॉन्फ्रेंस हाल से बाहर ले जाकर गोली मारी जाएगी। हम ऐसा करेंगे तो झूठे और फरेबी कहलवाएंगे, क्योंकि हम कई दिनों से अखबारात के ज़रिए उससे कत्ल व गारत गरी का इल्ज़ाम हमास के मुजाहिदीन पर आयद करते रहे हैं। अगर तुम लोग गलत इल्ज़ामात आयद करते रहे तो क्या हम मुसलमान खामोशी से मज़ीद 8 मुसलमानों को सज़ाए मौत दिए जाने का तमाशा देखें? एक्सरेमैन ने टालबूट आदम के ज़रिए कहा, ऐसी बात करो, ऐसा रास्ता निकालो कि इसराइली हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम न आए और तुम्हें भी हमसे कोई शिकायत न रहे। वो बोली, यही एक रास्ता है कि बार्क बेंजामिन को जुनूनी कातिल की हैसियत से गैर मुल्की सहाफ़ियों के सामने पेश करो और ये बात बनाओ कि वो बार्क बेंजामिन कोई पुरस्रार इल्म जानता है। उसने तुम्हारे मिनिस्टर और 2 फौजी अफसरों को अपने बारे में बोलने पर मजबूर किया। वो सस्ती शोहरत का आदी है, जुनूनी कातिल है। तुम लोगों को उसकी हकीकत मालूम हो गई है, लिहाजा शहीद होने वाले मुसलमानों को तुम लोग बेगुनाह तस्लीम करते हो और बार्क बेंजामिन को सजाए मौत दे रहे हो। इसराइली हुकाम और यहूदी खुफिया तंजीम के तमाम आदम ब्रदर्स और टेलीपैथी जानने वाले मजबूर हो गए थे। ये जानते थे कि सानी के पीछे भी बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले होंगे।
अगर उन सब के दरमियान ख्याल ख्वानी के जरिए मुकाबला होता रहेगा तो गैर मुल्की सहाफ़ियों से सच्चाई नहीं छुपा सकेंगे। एक्सरेमैन मार्टन ने टालबूट आदम के जरिए कहा, ठीक है, गैर मुल्की सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस हॉल में आ रहे हैं, हम अभी बात बदल देंगे। शहीद होने वाले मुसलमानों को बेगुनाह तस्लीम करके बार्क बेंजामिन को मौत की सज़ा देंगे। वो बोली, सज़ा तुम नहीं दोगे, उस यहूदी ने मुसलमानों को कत्ल किया, हम उसे उसी मस्जिद के सामने ले जाकर इबरतनाक सज़ाए मौत देंगे। प्लीज़ हानी, इस मामले को और तमाशा न बनाओ, इसे जल्द से जल्द ख़त्म करो। मैं जो कह रही हूँ वही होगा, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गैर मुल्की सहाफ़ी इधर से उधर चलने वाली गोलियों से ज़ख्मी होंगे तो तमाम ममालिक के बड़े अखबार तुम्हारी हुकूमत के पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारे लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। एक्सरेमैन मार्टन ने अपने आलाकार के जरिए कहा, मिस सानी, तुम जहरीले कांटों से भरी हुई एक झाड़ी हो, हम उस झाड़ी में उलझना नहीं चाहते, तुम जो कहोगी वही होगा। सानी ने कहा, यही दानिशमंदी है। तुम्हारे मिनिस्टर के अंदर अब तक मेरे डैडी सलमान बोल रहे थे, उनके अलावा और कई ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। अब अपने मिनिस्टर से कहो कि तकरीर शुरू करे। हॉल में तमाम सहाफ़ी आ चुके थे। मिनिस्टर ने कहा, 1 घंटे पहले हमारी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, बल्कि एक पुरस्कार इलम के ज़रिए हमें परेशान किया गया था, और ये पुरस्कार इलम डॉक्टर बार्क बेंजामिन जानता है। सलमान उस मिनिस्टर के दिमाग में था और वह सलमान की मर्ज़ी के मुताबिक बोल रहा था कि उस पुरस्कार इलम जाने वाले बार्क पर काबू पा लिया गया है। उसने इकरार किया है कि अब तक हम यहूदियों को धोखा देता रहा। दरअसल उस बार्क ने अपने दहशत गर्दों के ज़रिए मस्जिद में अंधाधुंध फायरिंग कराई थी। यही बातें हम 1 घंटे पहले कह रहे थे, लेकिन बार्क हमें अपने शहर में जकड़ रहा था और सच कहने से रोक रहा था। इस तकरीर के दौरान बार्क बेंजामिन को हथकड़ियाँ पहनाकर हॉल में टीवी कैमरे के सामने लाया गया। मिनिस्टर ने कहा, ये वही जुनूनी कातिल बार्क बेंजामिन है, इसने शरीफ और पुरअमन नमाजियों पर गोलियां चलाई थीं। जल्दी इसके साथ ही दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी इसे इस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर सजाए मौत दी जाएगी। मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि तमाम सहाफ़ी हजरात के लिए गाड़ियों का फ़ौरन इंतज़ाम किया जाए। वो सब गाड़ियों में बैठेंगे और बार्क बेंजामिन जिन रास्तों पर भागता जाएगा वहाँ उसके पीछे सहाफ़ियों की गाड़ियाँ चलेंगी और इसके इबरतनाक सज़ा पाने का तमाशा सब देखते जाएंगे। हुक्म की तामील की गई। तकरीबन 40 सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आकर खुली छत की गाड़ियों में बैठ गए। सलमान, सानी, बारबरा, जोजो, जे मॉर्गन, जेरी और थर्माल वगैरह ने मुसल्लह सिपाहियों के दिमागों में जगह बनाई। वो भी मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठ गए। बार्क बेंजामिन की हथकड़ियाँ खोलकर हुक्म दिया गया कि उसी मस्जिद की तरफ दौड़ते जाओ जहाँ बेगुनाह नमाजियों पर उसने गोलियाँ चलवाई थीं। बार्क बेंजामिन ने बीच शाहराह पर खड़े होकर कहा, मैं यहूदी हूँ, तुम सब कैसे कमज़ोर अकीदे के यहूदियों के मुझे सज़ा दे रहे हो? मैंने मुसलमानों को कत्ल करके बहुत बड़ी नेकी की है। तुम सब यकीन क्यों नहीं करते कि मैं वही करता हूँ जिसका हुक्म मुझ पर आसमान से नाजिल होता है? सलमान ने उसके दिमाग में आकर भराई हुई आवाज़ में कहा, ए बार्क बेंजामिन, तू सच्चा है। इस वक्त भी तेरे दिमाग में आसमान से ये हुक्म नाजिल हो रहा है, तुझे अभी हर हाल में दौड़ते हुए उस मस्जिद की तरफ जाना है ताकि तू वहाँ अपनी पैगम्बरी का मोजज़ा दिखा सके। वो खुश होकर बोला, मेरे अंदर फिर आसमान से आगे ही मिल रही है। मैं अभी दौड़ता हुआ जाऊँगा और उस मस्जिद के सामने एक मोजज़ा दिखाकर खुद को पैगम्बर साबित करूँगा। आओ तुम सब मेरे पीछे आओ। वो पलट कर सड़क पर दौड़ने लगा। उसके पीछे गाड़ियाँ चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर सानी ने एक सिपाही की राइफल से निशाना लिया और बार्क के बाजू पर गोली मारी। वो लड़खड़ाया, फिर गिरते गिरते संभल कर दौड़ने लगा और जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहने लगा, कोई गोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगी। आज मेरी पैगम्बरी को दुनिया तस्लीम करेगी, फिर मैं अपने मुल्क इसराइल से मुसलमानों का नामो निशान तक मिटा दूंगा। जो ने उसके दूसरे बाजू में गोली मारी। वो फिर लड़खड़ाया, मगर बड़ा जीदार था। मोजज़ा दिखाने के जोश और जुनून में दौड़ता गया। सलमान उसके अंदर कहता रहा, शाबाश, तुम आसमान से उतरने वाली बातें सुन रहे हो, सच्चे यहूदी हो, दौड़ते रहो। बारबरा ने उसके एक शाने पर और जय मॉर्गन ने उसके दूसरे शाने पर सिपाहियों के जरिए गोलियां चलाईं। वो तकलीफ से कराता रहा, अपने लहू में नहाता रहा। आखिर इसी तरह दौड़ते दौड़ते उसी मस्जिद के सामने पहुंच गया। 4 गोलियां खाने के बाद उसका सर चकरा रहा था। वो दौड़ते रहने के बायस हाँफ रहा था, फिर भी दोनों पैरों पर डगमगाते हुए खड़े रहने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, देखो ये वही मस्जिद है, इसके दर दीवार सफ़ेद हैं, लेकिन मैंने बेशुमार नमाजियों के खून से इसे सुर्ख रंग में रंग दिया था। जेरी ने एक सिपाही के जरिए उसकी एक टांग पर गोली मारी। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा कर मस्जिद की दीवार से टिक गया। सलमान ने उसके अंदर आकर कहा, अरे कमबख्त, ये क्या कर रहा है? तू यहूदी होकर मस्जिद के सहारे खड़ा हो रहा है। वो जुनूनी शख्स बेइंतहा तकलीफ के बावजूद एक टांग पर उछलता हुआ मस्जिद से अलग हो गया। ऐसे ही वक्त एक और गोली चली। जिस टांग पर वो उछल रहा था उसी में वो पैवस्त हुई तो अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। वो चीखे मारता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा, फिर लड़खड़ाता हुआ मस्जिद की दीवार से जाकर लग गया। सलमान ने कहा, अरे तू कैसा यहूदी है, फिर मस्जिद से लग रहा है, चल उठ और मोजा दिखा। उसका सर घूम रहा था। वो कराते हुए बोला, कौन सा मोजा दिखाऊं? मोजा कैसे दिखाया जाता है? जब दोनों पाँव खड़े रहने के काबिल ना रहें और वह लंगड़ा हो जाए तो उसे मोजा कहेंगे। वो जुनूनी मोजा दिखाकर पैगम्बरी साबित करना चाहता था।
अगरचे 6 गोलियां खाने के बाद आधी जान भी नहीं रही थी, मगर जोश और जुनून की एक अजीब सी तवानाई होती है। वो इस तवानाई से मस्जिद की दीवार का सहारा लेकर उठने लगा। बड़ी जाम फिशानी से खड़ा हो गया। सलमान ने पूछा, अरे ओ यहूदी, तू किसके सहारे खड़ा हुआ है? क्या मोर्चा दिखाएगा यहूदी का और सहारा लेगा मस्जिद का? बारख बेंजामिन ने धुंधलाई हुई आंखों से मस्जिद की दीवार को देखा। इसी दीवार के पीछे नमाजियों पर गोलियां बरसाई गई थीं। बारख को डूबती हुई समात के जरिए तड़ातड़ गोलियां बरसने की क़यामत खेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। नमाजियों की चीखें गूंज रही थीं। उन नमाजियों के मासूम बच्चे और औरतें मातम कर रही थीं, फरियाद कर रही थीं, ए अर्ज़ फ़लस्तीन, एक खुदा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा, कब तक जालिमों की दरिंदगियां बर्दाश्त करते रहेंगे। ये फरियादें अर्श तक पहुंची थी। फिर फर्श पर बार के हलक से चीखें निकलने लगीं। तड़ातड़ फायरिंग की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो गोलियों से छलनी हो रहा था। ज़मीन पर पड़ा हाथ पांव झटक झटक कर दम तोड़ रहा था। सुने कि जालिम के जिस्म से जान भी बड़ी मुश्किल से निकलती है, मगर निकलती है, मरना तो पड़ता है। बड़ा इबरतनाक तमाशा दिखाकर उस बनास्पति पैगंबर का दम आखिर निकल ही गया। वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले दोस्त और दुश्मन उस इसराइली मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के दिमाग में आ गए। एक्सरेमैन मार्टन ने अपने आलाकार टालबूट आदम के जरिए कहा, मिस सानी, तुमने अपने फैसले के मुताबिक उस जुनूनी कातिल को सज़ा दे दी। अब तो हमसे कोई शिकायत नहीं है। सानी ने कहा, उसे तुम जुनूनी कातिल न कहो, जुनूनी यहूदी भी कहो। तुम्हारी कौम में नीम पागल और मगरूर अफराद कसरत से पाए जाते हैं। पिछले दिनों मेरे पापा ने तुम लोगों के अंदर से तकब्बुर का गुबार निकाला था। आज तुमने दानिशमंदी से काम लिया, बात नहीं बढ़ाई और मामला यहीं ख़त्म कर दिया। अब मैं जाने से पहले तुम्हारे एक ख्याल ख्वानी करने वाले दाऊद मंडोला से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या वो मौजूद है? असल दाऊद मंडोला ने अपनी डमी के दिमाग में रहकर कहा, हाँ मैं मौजूद हूँ। वो बोली, मेरे तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले साथी और बुज़ुर्ग जा चुके हैं। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अब से 4 घंटे पहले तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे लहजे का ख्याल ख्वानी करने वाला काहिरा में मौजूद था, और वो अपनी असलियत मुझसे छुपाने के लिए मुझसे जान छुड़ा रहा था। वो काहिरा से फ़रार होकर सिकंदरिया गया होगा या मिस्र के बाहर किसी दूसरे मुल्क में जा सकता है, लेकिन इसराइल के किसी शहर में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इन 4 घंटों में काहिरा से कोई त्यारा इसराइल की तरफ नहीं गया है। मंडोला समझ रहा था कि वो उसकी असलियत तक पहुंचने के लिए उसे घेर रही है। उसने अनजान बनकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? अगर कोई बहरूपिया मेरे लबो लहजे को अपना रहा है तो इसका जिक्र मुझसे क्यों कर रही हो? इसलिए कि वो बहरूपिया तुम हो। तुम्हारा नाम हादी मुनीर नहीं है। वो टेलीपैथी जानने वाला माइक हरारे तुम पर दाऊद मंडोला होने का शुबा कर रहा था। वो शुबा कर रहा था, और मैं यकीन से कह रही हूँ कि अभी तिलबैब में जो दाऊद मंडोला है वो तुम्हारी डमी है और असल तुम हो। इसराइल से दूर बैठकर डुगडुगी बजा रहे हो और अपना बंदर इन यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों के दरमियान नचा रहे हो। मंडोला ने कहा, तुम क्या समझती हो कि ऐसी बेतुकी बातें करके तुम मेरी यहूदी कौम को मुझसे बदजन कर सकोगी? अगर सिर्फ मैं ऐसा कहूँ तो यह भी सोचा जा सकता है कि दुश्मनी से कह रही हूँ। मैं अभी तमाम यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों से कह रही हूँ कि मेरे इल्ज़ाम की तस्दीक करें। सुपर मास्टर की टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे को उस मंडोला की आवाज़ और लहजा सुनाई, वो भी यही कहेगा जो मैं कह रही हूँ। दाऊद मंडोला ने कहा, सुपर मास्टर और उसके तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले तो हर हाल में मेरे खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि मैं इसराइल और अपनी यहूदी कौम के लिए उन्हें धोखा देकर ही आया हूँ। एक्सरेमैन मार्टन ने अपने आलाकार के जरिए कहा, हम यहूदियों के दरमियान जो दाऊद मंडोला है वो असली है। अगर इसी लबो लहजे का कोई शख्स तुमसे टकराया है तो तुम उसे तलाश करती रहो। अच्छी बात है, मैं जा रही हूँ, मगर असली दाऊद मंडोला की शामत आ गई है। ओके सो फार। सानी मिनिस्टर के दिमाग से चली गई। दाऊद मंडोला ने टेलीपैथी का इल्म सीखते ही कसम खाई थी कि फरहाद की फैमिली के किसी फ़र्द से नहीं टकराएगा, मगर शामत आ जाए तो खुद ब खुद टकराव हो जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि काहिरा में अरबपति सौदागर हादी मुनीर बनकर रहेगा तो वहाँ सानी और अली टकरा जाएंगे। वो अपने फैसले के मुताबिक उनसे कतराने के लिए सिकंदरिया आ गया, लेकिन उनसे दूर भागने के बावजूद बारख बेंजामिन के मामले में फिर एक बार ख्याल ख्वानी के जरिए सानी से टकराव हो गया। वो उसे लबो लहजे के जरिए पहचान गई थी। यकीन से कह रही थी कि असल दाऊद मंडोला मिस्र में है और एक डमी मंडोला तिलबैब में यहूदियों के दरमियान है। उसने फ़िलहाल अपनी खुफिया तंजीम के तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों की मौजूदगी में बात बना ली थी। सानी के इल्ज़ाम को गलत साबित करने की कोशिश की थी और अब यहूदी तंजीम के एक ख्याल ख्वानी करने वाले के अंदर जाकर मालूम कर रहा था कि कोई उसके डमी मंडोला पर शुबा कर रहा है। अगर कर रहा होता तो वो उसकी सोच का रुख बदल देता, उसे अपनी हमायत में सोचने और भरोसा करने पर मजबूर कर देता, क्योंकि खुफिया यहूदी तंजीम के तमाम आदम ब्रादर्स और तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों के दिमाग उसके ज़ेर असर थे और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सोचते और अमल करते थे। वो यहूदी तंजीम का गुमनाम और पुरस्रार बादशाह बना हुआ था। कोई उस पर कभी शुबा नहीं कर सकता था। लेकिन सानी के इस चैलेंज ने उसके जिस्म का आधा खून खुश्क कर दिया था कि असल दाऊद मंडोला की शामत आ गई है। वो सोच रहा था, फरहाद की फैमिली में कमाल के लोग हैं, किसी एक बात को उसके कई पहलुओं से सोचते और समझते हैं।
सानी ने उसके काहिरा से फरार होने के सिलसिले में बिल्कुल सही हिसाब लगाया था कि इन 4 घंटों में कोई त्यारा इसराइल नहीं आया था, इसलिए मंडोला जिस्मानी तौर पर तिल वैब में अपने यहूदियों के दरमियान नहीं है। इस तरह वो हिसाब लगा सकती थी कि मंडोला सिकंदरिया में है या मिस्र से निकलकर किसी दूसरे मुल्क के किसी शहर में पहुंच गया है। वो अपने हिसाब किताब के मुताबिक उसे ढूंढ निकालने के लिए किसी दूसरे ब्लड हाउंड को लेकर सिकंदरिया आ सकती थी। ऐसे में कुत्ता उसे लहू लुहान कर देता और यूं असली दाऊद मंडोला जाहिर हो जाता। वह रिसीवर उठाकर मुख्तलिफ एयरलाइंस के नंबर डायल करके मालूम करने लगा कि किसी भी दूसरे मुल्क जाने वाली पहली फ़्लाइट में उसे जगह मिल सकती है या नहीं। जगह तो मिल गई, ना मिलती तब भी ख्याल खोने के जरिए एक सीट हासिल कर लेता। इसी सिकंदरिया में शीतारा पिछले 2 दिनों से पारस का इंतज़ार कर रही थी। पारस को उसकी मामा आमना फराद ने हदायत दी थी कि शीतारा बुरी तरह दुश्मनों में घिरी हुई है, उसे दिल्ली शहर से बाहर निकालकर किसी महफूज मुकाम तक जाने का मौका दो। फिर पाकिस्तान के शुमाली इलाके खंजराब जाओ, वहाँ आदिल और ऐना लाना अक्सर ट्रांसफ़र करने वाले आलात के साथ उसके मुंतज़िर रहेंगे। पारस ने माँ की हदायत के मुताबिक शीतारा को दिल्ली से निकालकर आगरा पहुँचाया था और उससे वह मुल्क छोड़ देने को कहा। वह उसके साथ भारत से बाहर जाने की जिद कर रही थी। पारस ने उसे टालने के लिए कह दिया था कि वह सिकंदरिया जाए, वह वहीं आकर उसे मिलेगा, लेकिन माँ ने उसे जिस मंजिल का रास्ता बताया था उसे उसी रास्ते पर जाना था। उसने शीतारा के मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया। रब्ता कायम होते ही शीतारा ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं कल से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ अरसे के लिए दूसरे मामले में मसरूफ़ हो गया हूँ, तुम्हारे पास से सिकंदरिया नहीं आ सकूँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मुझसे बढ़कर कोई और मामला हो सकता है? हाँ, माँ के हुक्म के आगे गर्दन झुक जाती है। यानी वो रिवायती सास हैं, होने वाली बहू से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही हैं। तुम उन्हें रिवायती सास कह रही हो? मैंने उनकी ही हदायत के मुताबिक पहले तुम्हें माई खरारे के जाल में उलझने से बचाया। तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरे दिल्ली शहर की नाकाबंदी की गई। तुम्हें इस शहर से भी बाहिफाजत निकाल कर झूठा वादा किया। तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरे दिल्ली शहर की नाकाबंदी की गई, तो इस शहर से भी बाहिफाजत निकाल कर झूठा वादा किया कि सिकंदरिया जाओगी तो वहाँ तुमसे मिलने आऊँगा, जबकि मेरे सामने पहले ही दूसरी मसरूफियात हैं। पारस, मैं तुम्हारी मामा का शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, मुझे मायूस कर रहे हो। मैंने तुम्हारे भरोसे पर माई खरारे को चैलेंज किया था कि उसने मुझसे दुश्मनी की है। मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पारस के साथ वाशिंगटन आऊँगी और भारतीय फ़ौज के अफसरान से कहा था कि वो मेरी दाई माँ को और पूजा को बड़ी इज्जत और एहतराम से वाशिंगटन भेज दें। वो दोनों वहाँ पहुँच गए हैं। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊँ? तुम टेलीपैथी की दुनिया में अब से पहले मेरे बगैर ही मैदान मारती आई हो। अपनी पहले वाली खुद एतमादी को बहाल रखो, मुझ पर या किसी और पर भरोसा न करो। मैं माई खरारे से तन्हा निमट सकती हूँ, लेकिन तुम साथ रहोगे तो वहाँ सब पर तुम्हारे नाम की दहशत तारी रहेगी। वो बोला, आदमी के हाथ में एक गन हो तो सामने वाला खौफ से लरजने लगता है। वो ये नहीं देखता कि उस गन में कारतूस हैं या नहीं। खाली गन से भी दुश्मनों पर दहशत तारी की जाती है। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या हुआ कि मैं खाली हथियार लेकर वाशिंगटन जाऊँ? हाँ, मेरा मशवरा है कि मेरे कद और जिसामत वाले किसी नौजवान को तलाश करो, उस पर तनवीं में अमल करके उसके जहन में यह नक्श कर दो कि वो पारस है। फिर उस डमी पारस को लेकर अमेरिका ऐसे जाओ जैसे भरी हुई बंदूक लेकर जा रही हो। मैं तनवीमी अमल के ज़रिए किसी को लाख पारस बनाऊं, मगर उसमें तुम्हारी तेज़ी तरारी और चालाकियां नहीं आएंगी। वो ऊपर से पारस रहेगा और अंदर से बिल्कुल खोखला होगा। यही तो समझा रहा हूँ, तुम्हारे पास पारस नाम की गन होगी। दुश्मनों को ये मालूम नहीं होगा कि वो गन कारतूस से खाली है। जैसे आज तक तन्हा हालात से लड़ती आई हो, उसी हौसले से लड़ती रहो। सिर्फ कारतूस से खाली एक पारस को अपने पास रखो। मैं जानती हूँ मेरे साथ एक डमी पारस को देखकर सुपर मास्टर वगैरह मरूब होंगे, लेकिन मैं उसे ये इजाज़त तो नहीं दूंगी कि वो मुझे हाथ लगाए। मैं तुम्हारे सीने पर सर रखने और तुम्हारे गले लगने के लिए तरसती रहूंगी। तुम मिलन की घड़ियों में कब गले लगती रहीं? भारतीय फ़ौज को मेरे पीछे दौड़ाती रहीं। प्लीज़ पारस, मुझे ताने ना दो। मैंने तुम पर भरोसा ना करके बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। मुझे अपने साथ रहने का एक मौका दो। मैं एक वफ़ादार बीवी की तरह तमाम उम्र तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगी। बीवी के रिश्ते की बात ना करो, फिर हमारा मज़हब और धर्म आड़े आएगा। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की पेशगोई के मुताबिक 7 बरसों के बाद मुझे वो असली शीतारा मिलेगी, जिसका असल रूप सामने आएगा। मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है, मगर उस शीतारा को नहीं पाया है जो 7 बरस बाद मिलने वाली है। वैसे 1 बरस गुजरने वाला है, तुम 6 बरस तक इंतज़ार करो या तबरेज़ी साहब की पेशन गोई को गलत साबित करके अपने असल रूप में मुझसे मिलो। क्या मिलना चाहोगी? मैं ऐसे ही वक्त उलझ जाती हूँ कि मेरा असल रूप कौन सा है या क्या होगा, हिंदू ब्राह्मण रहूँगी या मुसलमान। बस उलझती रहो। 1 बरस गुजर गया, समझो बाकी 6 बरस भी गुजर ही जाएंगे। अब मैं फ़ोन बंद करने से पहले फिर यही मशवरा दूंगा कि एक डमी पारस बना लो। तुम्हारे हाथ में एक गन ज़रूरी है, ख्वाह वो खाली ही हो। खुदा हाफिज़। राब्ता ख़त्म हो गया। वो परेशानी से सोचने लगी, क्या तन्हा अमेरिका जाए? वैसे जाना लाजमी था, वहाँ पूजा और दाई माँ थी। पिछले हालात समझा रहे थे कि आमना फराद अपनी होने वाली बहू पर कभी आंच नहीं आने देगी
और पारस दूर रहने के बावजूद किसी बुरे वक्त में सांस की तरह उसके अंदर उतर आएगा। ऐसी बातें सोचकर उसका हौसला बुलंद हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो डमी पारस तैयार करेगी, उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाकर रखेगी। फिर उसे एक खाली गन की तरह हाथ में लेकर वॉशिंगटन जाएगी और वो डमी एक भरी हुई बंदूक नजर आता रहेगा। वो शहर के होटलों, क्लबों और बाजारों में ऐसे किसी जवान को ताड़ने लगी जो पारस के कद और जसामत का हो। चेहरा तो कोई सा भी चल सकता था, क्योंकि पारस अक्सर मुख्तलिफ बहरूप में रहा करता था। इस शहर में उसके महबूब जैसे कद्यावर, सेहतमंद और खूबरू जवान दर्जनों नजर आए, मगर उनके ख्यालात पढ़ने से पता चला वो सिर्फ अपनी अपनी मादरी ज़ुबान जानते हैं। इतना वक्त नहीं था कि उन्हें पारस की तरह मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाती। उनमें से कई अय्याश रईसादे थे जो पारस की तरह एक्शन में नहीं रह सकते थे। कई ऐसे थे जो बात से बात बनाना नहीं जानते थे। पारस की कोई खूबी किसी में नहीं मिली। एक दिन एक रात इसी तलाश में सरगर्दा रहने के बाद एक शॉपिंग सेंटर में नहायत खूबरू और स्मार्ट नौजवान दिखाई दिया। ऐसा सेहतमंद और कसरती बदन का हामिल था कि हाथ पांव फौलाद की तरह सख्त दिखाई देते थे। शीतारा ने तय कर लिया कि उसी को ट्रैप करके डमी बनाएगी। इससे पहले वो कई जवानों के ख्यालात पड़ चुकी थी। वो ऐसी हसीन और दिलनशी थी कि जवान खुद उसकी तरफ माइल होते थे, उससे मुखातिब करते थे। फिर एक दूसरे से हमकलाम होने के दौरान वो सामने वाले के चोर ख्यालात पढ़ लिया करती थी। शॉपिंग सेंटर में जो खूबरू जवान नजर आया, उसने स्याह चश्मा पहन रखा था। शीतारा उसके करीब पहुंचकर अपने लिए कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान खरीदने लगी। उसका ख्याल था कि वह जवान उसकी तरफ माइल होगा। वो उसकी तरफ से बज़ाहिर बेनियाज रही, इंतज़ार करती रही। फिर उसने एक फेस लोशन पसंद करने के बाद सर घुमाकर देखा तो वह दुकान से बाहर जा रहा था। उसने फ़ौरन ही पसंद की हुई चीज़ों की कीमत काउंटर पर अदा की। फिर तेज़ी से चलती हुई बाहर आई तो वह एक कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ रहा था। वो भी तेज़ी से चलती हुई अपनी रेंटेड कार के पास आई। फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। वो जवान जिस कार में जा रहा था वो भी एक रेंटेड कार थी और उस पर होटल शेल्टन का एक स्टिकर लगा हुआ था। उसका ताक़ुब करने के दौरान ये इत्मीनान था कि वो ट्रैफिक की भीड़ में गुम होगा तो वो उसे होटल शेल्टन में ढूंढ लेगी। दोनों कारें आगे पीछे दौड़ती रहीं। उनके दरमियान कई कारें आती जाती रहीं और मुख्तलिफ मोड़ पर मुड़ती रहीं। फिर आगे वाली कार सुस्त रफ्तार हो गई, रह रहकर झटके खाकर सड़क के किनारे रुक गई। सीतारा ने भी उसके पीछे ज़रा फासले पर गाड़ी रोक ली। वह जवान कार का बोनट उठाकर इंजन पर झुक गया। सीतारा ने थोड़ी देर इंतज़ार किया। उस जवान ने बोनट गिरा दी और अब कुछ परेशान नजर आ रहा था। वो अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाती हुई उसके करीब आकर रुक गई। फिर गाड़ी से झांक कर बोली, मे आई हेल्प यू। वह जवान सर घुमाकर उसे देखने लगा जैसे उसकी बात समझना चाहता हो। उसने फिर अंग्रेज़ी में पूछा, क्या मैं किसी काम आ सकती हूँ? जवाबन उस जवान के होंठ खुले। फिर वो कुछ बोलने लगा। वो कोई ऐसी अजनबी ज़ुबान बोल रहा था जिसे पहले कभी सीतारा ने नहीं सुना था, इसलिए उसने फ्रांसीसी ज़ुबान में पूछा, फिर अरबी ज़ुबान में दरियाफ्त किया, मगर वो कोई ज़ुबान नहीं समझ पा रहा था, सिर्फ अपनी ही बोली बोल रहा था। सीतारा ने कार से उतरकर होटल के स्टिकर को छूकर पूछा, क्या तुम होटल शेल्टन जाओगे? उसने जल्दी जल्दी हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो इशारे से बोली, मेरी कार में बैठो, मैं वहाँ पहुँचा दूंगी। वो अपनी बिगड़ी हुई कार को लॉक करके उसकी कार की अगली सीट पर आकर बैठ गया। सीतारा कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए सोच रही थी, मैं अजनबी ज़ुबान के अल्फाज और उनके लहजे को गिरफ्त में लेकर इसके दिमाग में नहीं पहुंच सकूंगी, लेकिन आंखों में झांक कर इसके अंदर जा सकती हूँ। ये जो आंखों पर स्याह चश्मा पहने हुए है, इसे ये होटल में पहुंचकर उतार देगा। वैसे ये बात खटक रही थी कि वह तन्हा इतने बड़े शहर में कार ड्राइव कर रहा था और अपनी ज़ुबान के सिवा कोई ज़ुबान नहीं बोल रहा था और ना समझ रहा था। उसने पूछा, योर नेम? क्या तुम अंग्रेज़ी के आम और ज़रूरी अल्फाज के मायने भी नहीं समझते हो? वो अपने सीने पर उंगली रखकर बोला, नेम एटी। एटी? क्या तुम्हारा नाम एटी है? नेम, योर नेम इज़ एटी? वो हाँ के अंदाज में सर हिलाने लगा। ये तो अजीब सा नाम है। किस मुल्क से आए हो? योर कंट्री? कंट्री? वो फिर अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, माई कंट्री, स्वीडन। सीतारा के लिए 3 अल्फाज बहुत थे। उसने इन अल्फाज के दायगे और लहजे को गिरफ्त मिल गया। फिर ख्याल खोने की परवाज़ करके उसके दिमाग में पहुंची। फिर पहुंचते ही वापस आ गई। खूबरू जवान ने सांस रोक ली थी और सर को दोनों हाथों से थामकर अपनी ज़ुबान में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। सीतारा ने पूछा, क्या तुम योगा के माहिर हो? फिर उसे गलती का एहसास हुआ। वो सेहतमंद और कसरती जिस्म का मालिक था। ऐसे अफराद का जहन हसास होता है। वो ख्याल खोनी की लहरों को समझें या ना समझें, एक नामालूम सी बेचैनी महसूस करके सांस रोक लेते हैं। उस जवान ने अपने कोट के अंदर की जेब में हाथ डालकर 2 इंच की नन्ही सी इंसानी खोपड़ी का ढांचा निकाला। फिर खोपड़ी को अपनी खोपड़ी के ऊपर रखकर यूं बुड़बुड़ाने लगा जैसे किसी बला को भगाने के लिए मंत्र पढ़ रहा हो। वो समझ गई कि अजनबी जवान ज़ईफ़ उल एतकाद लोगों में से है जो ये समझ रहा है कि उसके सर पर कोई बला सवार हो गई है। वो उस बला को भगाने के लिए कोई अमल की हुई खोपड़ी अपने सर पर रखकर मंत्र पढ़ रहा था। उसने एक शॉपिंग प्लाजा की तरफ इशारा करके पहले अजनबी ज़ुबान में कुछ कहा, फिर अपने सीने पर उंगली रखकर बोला, आई शॉपिंग, आई शेविंग ब्लेड। वो बोला, अच्छा समझ गई, तुम शेव करने के लिए ब्लेड खरीदना चाहते हो। उसने प्लाजा के सामने कार रोक दी। वो दरवाज़ा खोलकर बोला,
यू कम आई, यू गो शॉपिंग। वो भी मुस्कुराती हुई कार से बाहर आई, फिर उसके साथ शॉपिंग प्लाजा की बिल्डिंग में दाखिल हुई। वह अजनबी अंग्रेजी के कुछ आम से अल्फाज जानता था, वैसे ही टूटे फूटे अल्फाज और फिक्रों को गिरफ्त में लेकर उस पर तनवी में अमल कर सकती थी। फिर अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उसके ज़हन में अंग्रेजी ज़ुबान नक्श कर देती तो वह फर अंग्रेजी बोलने लगता। उसने शेविंग का सामान खरीदा, फिर दोनों कार में आकर बैठ गए। जब शीतारा ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई तो वो बोला, UTA कप एंड ITA कप। वस्ती हुई बोली, तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर हंसी आती है। अगर मरीजों के सामने बोलोगे तो वो सब हंसते हंसते सेहतमंद हो जाएंगे। शीतारा ने बात खत्म करते ही पराई सोच की लहरों को महसूस किया, फिर फौरन ही सांस रोककर गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। एक हाथ से सर थामकर सोचने लगी, कौन है जो यहाँ मेरे अंदर आना चाहता है? क्या वो माई खरारे फिर मुझे तलाश कर रहा है? अजनबी जवान ने पूछा, क्या मेरी तरह तुम्हारी खोपड़ी में भी कोई बला आई है? शीतारा ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। नौजवान ने उसे 2 इंच की खोपड़ी पेश करते हुए कहा, तुम भी इसे अपने सर पर रखो, ये जादुई खोपड़ी तुम्हारे पास आने वाली बला को भगा देगी। वो परेशान होकर बोली, ये जादू नहीं है, टेलीपैथी है। तुम नहीं जानते कि? वो कहते कहते झोंक गई। हैरानी से अजनबी को देखकर बोली, तुम तो बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोल रहे हो। वो अरबी में बोला, मैं कई ज़ुबानें बोल सकता हूँ, तुम किसी भी ज़ुबान में ये बता सकती हो कि मेरा पीछा क्यों कर रही थी? वह घबरा कर बोली, तुम टेलीपैथी जानने वाले माई खरा रहे हो? अभी मैंने सोच की लहरों को महसूस किया था। भाई तुमने खूब पहचाना। चलो इस मुलाकात की खुशी में अपने दिमाग के दरवाजे खोल दो। वह ज़रा हटकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें अपने दिमाग में नहीं आने दूंगी। उसने दुकान से खरीदा हुआ एक ब्लेड निकाल कर कहा, मुझे अपने अंदर खुशामदीद कहो, वरना यह ब्लेड तुम्हें ज़ख्मी करेगा, फिर मैं आसानी से तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ने लगूंगा। वह सहम कर ब्लेड को देखने लगी। वो बोला, मुझे शेविंग के सामान की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये ब्लेड खरीदना ज़रूरी था। तुम्हारी जैसी हसीन औरत कभी ये नहीं चाहती कि कोई दुश्मन उनके चांद जैसे मुखड़े पर ब्लेड से खराशें डाल दे। क्या तुम चाहोगी? उसने इनकार में सारे ला दिया। वो बोला, तो फिर देर ना करो, दिमाग का दरवाज़ा खोल दो। मैं 1 2 3 कहते ही तुम्हारी खोपड़ी में चलाऊंगा। हाँ, तो गिनती शुरू कर रहा हूँ। शीतारा के सामने बचाव की कोई सूरत नहीं थी। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर भागना चाहती तो इससे पहले ही वो उसके जिस्म पर ब्लेड से खराशें डालकर ज़ख्मी कर देता। फिर वो उसे दिमाग में आने से नहीं रोक सकती। अजनबी जवान ने 3 तक गिनती पूरी की। उसने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया। बेचारी बुरी तरह फंस गई थी। फिर भी वो सोच के ज़रिए बोली, मैंने तुम्हें दिमाग में आने दिया है, लेकिन तुम्हें तनवीमी अमल करने का मौका नहीं दूंगी। उससे पहले मेरा पारस दहली की तरह फिर तुम्हें शर्मनाक शिकस्त देने पहुंच जाएगा। उसकी बातें सुनते ही दिमाग के अंदर एक नुस्वानी कहका उभरा। कोई हंसने के बाद चली गई। शीतारे ने कहा, तुम मेरे दिमाग में आने वाले थे, मगर कोई औरत आई थी, वो कहका लगाकर चली गई। अजनबी जवान ने कहा, अब वो मेरे अंदर कहके लगाकर कह रही है कि तुम मेरी निस्फ भाभी शीतारा हो। उसने हैरानी से पूछा, मैं और तुम्हारी निस्फ भाभी? उसने फिर पराई सोच की लहरों को महसूस किया। उन सोच की लहरों ने कहा, मैं हूँ सोनिया सानी और तुम्हारे सामने मेरा अली बैठा हुआ है। शीतारा को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। उसने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली, फिर अली को दोनों हाथों से धक्का देकर बोली, अपने भाई की तरह बदमाश हो, इतनी देर से मुझे दहशत ज़दा कर रहे थे। वो बोला, मुझे क्या मालूम था कि तुम हो, तुम्हारी पेशानी पर भाभी का साइन बोर्ड तो लगा हुआ नहीं। वो मोहब्बत से घूर कर बोली, ये तुमने मुझे निस्फ भाभी क्यों कहा था? अली ने कहा, इस बदमाश के साथ रहोगी और निस्फ भी नहीं कहलाओगी। अल्लाह ने चाहा तो 6 बरस के बाद पूरी भाभी बन जाओगी। उसकी आंखें खुशी से भीग गईं। वली का हाथ थामकर बोली, आज तुमसे और सानी से मिलकर ऐसी खुशी हो रही है जैसे मैं पापा फरहाद की फैमिली में दाखिल हो गई हूँ। सानी मेरे अंदर है, वो समझ सकती है कि मेरे अंदर मेरे धर्म की पुख्तगी की कैसी कशमकश जारी रहती है। मैंने कितनी बार सोचा कि पारस को ट्रैप करके उसे अपना ताबेदार शौहर बनाकर उसका मज़हब बदल दूँ, मगर हर बार नाकाम रही। और हर नाकामी के बाद मेरे अंदर की औरत ने कहा कि मर्द को जादू टूने से नहीं, मोहब्बत से अपना वफादार बनाया जाता है। अली ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, एक दिन तुम इस कशमकश से निकल जाओगी। निकल तो जाऊंगी, आखिरी फैसले के मुताबिक पारस की बन जाऊंगी या फिर अपने धर्म की होकर रहूंगी। लेकिन ऐसी कशमकश के दौरान मैंने कई बार पारस और पापा के एतमाद को धोखा दिया है। मैं काबिल एतबार नहीं रही हूँ। दुनियावी लिहाज से दुरुस्त कह रही हो, किसी से बार बार धोखा खाकर उस पर भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन हम सब जनाब अली असदुल्लाह तबरेज़ी साहब की हदायत पर अमल करते हैं। उनकी हदायत है कि हम तुम्हें धोखे देते रहने का मौका दिया करें और तुम्हें गुमराही से और दुश्मनों से बचाते भी रहा करें। वो गहरा सांस लेकर बोली, इसलिए पारस मेरी खताओं को मुआफ़ करता रहता है और मुझे दुश्मनों से बचाता रहता है। सानी ने कहा, अच्छा बस, संजीदा गुफ्तगू बहुत हो चुकी, हमें जिंदा दिली पसंद है, चलो मुस्कुराओ और गाड़ी स्टार्ट करो। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगी। अली ने कहा, सानी शेल्टन में है, वहीं चलो, और ये बताओ कहाँ भटक रही हो? मेरा ताक़ुब करने का मतलब ये था कि तुम मुझे ट्रैप करना चाहती थी। आखिर मामला क्या है? वो बताने लगी कि पारस के मशवरे के मुताबिक वो उसी जैसे ढील डोल वाले सेहतमंद आदमी को डमी पारस बनाना चाहती थी ताकि सुपर मास्टर और माइक खरारे वगैरह इस धौंस में रहें।
कि शीतारा के साथ पारस भी अमेरिका में है। अली ने कहा, हमें पता है माइक हरारे तुम्हें ट्रैप करना चाहता है। यहाँ पिछले दिन अजीब इत्तेफाक हुआ। वह तुम्हारी तलाश में काहिरा पहुँच गया था और सानी को शीतारा समझता रहा। जब गलती मालूम हुई तो भाग गया। क्या वो इसी शहर में है? नहीं, वॉशिंगटन में है। यहाँ किसी न किसी के दिमाग में रहकर मुझे तलाश कर रहा होगा। वो दोनों होटल में पहुँच गए। सानी ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर शीतारा को गले लगाया, फिर उसके गाल पर बोसा लेकर बोली, अंदर चलो, इत्मीनान से बातें होंगी। शीतारा बहुत खुश थी। उसे यूं लग रहा था जैसे सगे रिश्तेदारों का प्यार मिल रहा है, और क्यों ना मिलता। जब पारस अपना सगा था तो फिर उसके तमाम सगे भी अपने ही थे। अली ने फ़ोन पर खाना लाने का ऑर्डर दिया, फिर कहा, शीतारा, तुम्हें पारस के मशवरे पर अमल करना चाहिए। माइक हरारे की शामत आ गई है। अब मैं पारस बनकर तुम्हारे साथ चलूँगा। वो खुश होकर बोली, क्या तुम वाकई मेरे साथ पारस बनकर चलोगे? भाई, तुम 2 घंटे से इसी मकसद के लिए मेरा पीछा कर रही थी। अगर मैं अली ना होता, कोई और होता, तो तुम मेरे दिमाग पर कब्जा जमाती, मुझ पर तनवीम अमल करती, तब एक डमी पारस तैयार करती। तुम्हें इन तमाम झमेलों से निजात मिल गई है। मैं बना बनाया पारस तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। ओह अली, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। तुम वहाँ जाओगे तो सुपर मास्टर और उसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों की नींदें उड़ जाएंगी। मगर सानी भी मेरे साथ होगी। मेरी सानी तो ज़रूर चलेगी। उसके बगैर यह ड्रामा इख्तिताम तक नहीं पहुँचेगा। मुझे बताओ, सानी किस भेस में चलेगी? भाई, ज़रा अकल से सोचो। जब मैं पारस बन रहा हूँ तो सानी मेरी शीतारा बनेगी, और तुम सानी बनकर हमसे ज़रा दूर दूर रहोगी और दुश्मनों पर नज़र रखोगी। वाह अली, क्या खूब आइडिया है। तुम और सानी बेतकल्लुफ़ी से रहोगे तो दुश्मनों को शुबा नहीं होगा। वह तुम दोनों को शीतारा और पारस समझते रहेंगे, और मैं तुम दोनों से अलग रहकर भी करीब रहा करूँगी। सानी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए कहा, शीतारा, मेरे दिमाग में आओ। मैं एक एयरलाइन के बुकिंग ऑफिस से रब्ता कर रही हूँ। अगर हमें सीटें ना मिली तो फिर टेलीपैथी के ज़रिए हासिल करनी होंगी। वो दोनों सीटें हासिल करने में मसरूफ़ हो गईं। अली सोफ़े के पुश्ते से टेक लगाकर सोच में गुम हो गया। उसकी मालूमात के मुताबिक सुपर मास्टर के 5 ख्याल ख्वानी करने वाले थे। एक तो वो शतरंज का आलमी चैम्पियन माइक हरारे, दूसरे का नाम डी क्रोसो था, बाकी 3 3D कहलाते थे। एक का नाम डी हार्वे, दूसरे का नाम डी क्रेन और तीसरे का नाम डी मोरा था। वैसे उन्हें 4D कहलाना चाहिए, क्योंकि डी क्रोसो के नाम के आगे भी डी लगा हुआ था। ये मालूम नहीं हो सका कि डी क्रोसो को 3D से अलग क्यों रखा गया है।